हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया और आपका स्वागत करता हूं एक नए लेक्चर के अंदर। लेक्चर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम क्या है, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, वो भी वन शॉट के अंदर, एक लेक्चर के अंदर पूरे के पूरे चैप्टर को हम आज बैठकर समाप्त करने वाले हैं। देखो, अभी तक इस चैप्टर के बाद हम पूरी की पूरी साइंस इस YouTube चैनल के ऊपर कवर कर चुके होंगे। हाँ, साइंस का हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक हमने कवर कर दिया है। आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको कोई भी चैप्टर पढ़ना है, आपको इस चैनल पे जाना है, प्लेलिस्ट का एक ऑप्शन आता है, प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है, साइंस की प्लेलिस्ट दिखना है, वहां पर सारे के सारे चैप्टर ऑर्डर वाइज लगे हुए हैं। ठीक है, चाहे हेरिडिटी हो, चाहे आर एनवायरमेंट हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे लाइट हो, सब कुछ कवर करा दिया है। अब देरी किस बात की है यार, ये सारा काम तुम्हारे लिए मैं लगकर कर रहा हूं। आई होप तुम भी मेहनत से सारे लेक्चर्स को ढंग से पढ़ोगे और अपने जो भी आपके एग्जाम होने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं, उनके अंदर आप मार्क्स बहुत अच्छे लेकर आओगे। अब इस चैप्टर की बात करते हैं, है ना। इस चैप्टर में बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। भैया समझ नहीं आते यार, कॉन्सेप्ट आते तो भैया ये क्या होता है, भैया डीएनए, क्रोमोसोम हमें कुछ समझ नहीं आ पाता। मैं कहता हूं टेंशन मत लो। लाइव प्रोसेस जब आपने मुझसे नहीं पढ़ा था, उससे पहले आपको लाइव प्रोसेस भी बहुत मुश्किल लगता था ना। आपको लगता था ना भैया लाइव प्रोसेस में कितनी सारी चीजें हैं, बट जब मुझसे पढ़ा, चीजें क्लियर हुई ना, समझ आया ना, उसी प्रकार से आज भी बेटा क्लियर हो जाएंगी। तुम्हें थोड़ा भरोसा रखना पड़ेगा, थोड़ा विश्वास रखना पड़ेगा अपने प्रशांत भैया पे और जोश रखना पड़ेगा, है ना। तो भैया जोश मीटर कमेंट कर दो। पहली बार देख रहे हो क्या लेक्चर मेरा? हाँ बताओ। ये तो हमारा वो है, क्या बोलते हैं उसको, मतलब हमारा प्रोसीजर है। पहले हम जोश मीटर कमेंट करवाते हैं, 100 में से कितना है जोश मीटर। अब जब ये चैप्टर खत्म होगा ना, तब बताना मुझे लास्ट में कितना जोश मीटर है। अभी तो तुम्हारा 100 होगा, 99 होगा, लास्ट में भी इतना ही जोश रहेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तुम सभी का अपना फेवरेट चैप्टर है ना, जिसको हम आज वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। सारे टॉपिक्स, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ हम कवर करने वाले हैं। टॉपिक्स कौन कौन से पढ़ेंगे, कुछ टॉपिक्स आपको यहां पर जितने भी हम टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं सारे लिख कर आए हूं, ध्यान से देख लो बेटा। देखो, रिप्रोडक्शन होता क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिजन, बडिंग वगैरह सब कुछ, फिर हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन, पुबर्टी वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, पूरा हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं और वो भी कम समय के अंदर। अब एक इंपॉर्टेंट चीज बहुत ध्यान से सुन लो। इंपॉर्टेंट चीज ये है, मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूं जिनमें से इसके सवाल आते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा नोट करते रहना। सबसे पहली चीज, ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसके जो टाइप्स हैं जो कि नीचे लिखे हुए हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, सवाल पूछा जा सकता है। उसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, डबल स्टार हर साल एक सवाल आता है इसके अंदर से। ये चैप्टर अप्रोक्स, देखो सारे बोर्ड का अलग अलग वेटेज होता है। सीबीएसई के अंदर 6 नंबर या 7 नंबर का ये पूछा जाता है। ठीक है, और ये फ्लावरिंग प्लांट का हर बार सवाल आता है। उसके अलावा एक सवाल आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के अंदर से एक सवाल दिखने वाला है, या तो मेल का आएगा या फीमेल का आएगा, बट आएगा जरूर। ठीक है, तो सारी चीजें आपकी आने वाली है और इन सारी चीजों को मैं यहां पर खड़े होकर कवर करा दूंगा। टेंशन किस बात की, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मार्क करा दिए हैं। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो भी साथ साथ में बेटा मैं डिस्कस करता हुआ चलूंगा। एक नोटबुक पेन लेकर आ जाओ, नोट्स डिस्क्रिप्शन में होंगे। अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलते तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां पर सारे नोट्स डल जाते हैं। दोस्त क्या कर रहे हो, टेलीग्राम क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हो यार? टेलीग्राम पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी देता रहता हूं। चलिए शुरू करते हैं। रिप्रोडक्शन होता क्या है? अब इसमें मुझे कुछ नई चीज बताने की जरूरत नहीं है बेटा, ये तो हमें पहले से पता है। रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसेस टू न्यू इंडिविजुअल ऑफ सेम काइंड। ये तो हमें पता है, आपके माता पिता थे, उन्होंने रिप्रोड्यूस करा, तब आप आए, है ना। तो रिप्रोडक्शन की बेसिक डेफिनेशन तो हमें पता है, बट यहां पर सवाल ये आता है कि भैया इंपॉर्टेंस क्या है रिप्रोडक्शन की, क्यों कर रहे हैं, एडवांटेजेस क्या है, ये बताओ, है ना। ये है सवाल, है ना, इसमें से सवाल पूछा जा सकता है। अब एडवांटेजेस क्या है? पहली चीज, खुद इमेजिन करो, अगर इस प्लेनेट के ऊपर, इस धरती के ऊपर, हर एक जितने भी आपके मतलब लोग हैं, जितने भी सब, हर एक इंसान अगर रिप्रोड्यूस करना बंद कर दे, मान लो 100 200 300 साल तक अगर रिप्रोड्यूस नहीं करते, तो पता क्या होगा? सारे के सारे ह्यूमन बींग्स गायब हो जाएंगे धरती से। धरती एकदम गायब हो जाएगी, है ना। तो पहली इंपॉर्टेंस क्या है? रिप्रोडक्शन इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज। ठीक है, पर्टिकुलर स्पीशीज की कंटिन्यूटी मेंटेन करने का काम आता है। अगर रिप्रोड्यूस करना बंद कर दिया तो बेटा क्या होगा? अरे भैया धरती खत्म, पृथ्वी खत्म, इंसान खत्म। ठीक है, आगे देखते हैं। इट क्रिएट्स जेनेटिक वेरिएशन विच लीड्स टू स्टेबिलिटी ऑफ द स्पीशीज। और अगला देखो, इट हेल्प्स इन एवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज। अरे भैया सबसे इंपॉर्टेंट, डबल स्टार मार्क करो बेटा, डबल स्टार मार्क करो। एवोल्यूशन क्या होता है? एवोल्यूशन क्या होता है ना। देखो एवोल्यूशन क्या होता है, समय के साथ जो चेंजेस आते हैं ना ऑर्गेनिज्म में, उनको हम बोलते हैं एवोल्यूशन, लॉन्ग टाइम के अंदर। ठीक है, जैसे कि बोला जाता है ना कि यार पहले हम बंदर थे, है ना। आपका जो दोस्त है वो तो आज भी बंदर ही है ना, वो बंदर से ऊपर नहीं उठ पा रहा है, बट ठीक है ना।
तो पहले हम बंदर थे, फिर बंदर से धीरे 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 हम क्या बनने लगे, हम इंसान बनने लगे, है ना। ये हमारा एवोल्यूशन हुआ है। ऐसे ही जब रिप्रोडक्शन होता है ना, तो धीरे 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 एवोल्यूशन होने लगता है ना। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एवोल्यूशन, पता है क्यों? इसका एक एग्जांपल देता हूं। पहले जब हम बंदर थे ना, तो हमारे पास पूंछ थी, हमारी टेल हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि टेल का यूज था उस समय पर। बट धीरे 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 जैसे हम इंसान के अंदर कन्वर्ट होने लगे ना, तो उस टेल का कुछ भी काम नहीं था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, वो जो टेल थी हमारी बॉडी से गायब होने लगी, एकदम गायब हो गई। क्या अब आपकी पूंछ है? क्या आपकी अब कोई टेल है? नहीं है ना, नहीं है ना, है ना। तो ये क्या होता है? ये होता है एवोल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट। रिप्रोडक्शन के ये 3 एडवांटेजेस होते हैं, इस वजह से रिप्रोडक्शन करना चाहिए। अब देखिए, सवाल ये आता है कि भैया एक बात बताओ यार, मेरे मन में एक सवाल आया। चिंटू लाल ने आज एक सवाल पूछा कि भैया ये रिप्रोडक्शन से चेंजेस क्यों हो रहे हैं? वाई भैया चेंजेस हो क्यों रहे हैं? देख पा रहे हो? जैसे कि भैया आप एक चीज बताओ, मैं अपने मम्मी पापा की तरह एग्जैक्ट सेम नहीं दिखता, ऐसा क्यों? मैं एकदम फोटोकॉपी क्यों नहीं निकल के आता, है ना? या तो आपकी शक्ल बिल्कुल आपके पापा की तरह होनी चाहिए, आपकी मम्मी की तरह होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों? ये चेंजेस क्यों हो रहे हैं? इसके लिए आपको एक डीप कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। फिर से बोल रहा हूं, थोड़ा सा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, फोकस लगाकर सुनना। एक ना कोड वर्ड बता रहा हूं आपको। कोड वर्ड क्या है? कोड वर्ड है फोकस। जब भी मैं बोलूं फोकस, बेटा एकदम फोकस पे आ जाना और मेरी बातों को बहुत गौर से सुनना, क्योंकि वहीं से ही आपके एग्जाम के अंदर सवाल पूछा जाने वाला है। ठीक है, अब देखते हैं कि भैया चेंजेस आ क्यों रहे हैं, है ना। ये चेंजेस आ क्यों रहे हैं, ये जो हम बात कर रहे हैं ना, एवोल्यूशन, एवोल्यूशन, ये आ क्यों रहे हैं? वाई दिस इज हैपनिंग। देखते हैं। आपने 9th क्लास के अंदर सेल पढ़ा था, है ना। सेल के अंदर बेटा ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर डीएनए पढ़ा था। बताओ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अभी डेफिनेशन दिखा दूंगा, टेंशन मत लो, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, अलर्ट में आ जाओ, है ना। पढ़ा था। बताओ। अरे यार मैं बार बार भूल जाता हूं, 9th क्लास में तो तुमने पढ़ाई नहीं करी, चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। डीएनए था। अब देखो, जब रिप्रोडक्शन होता है ना, तो पता क्या होता है? आपका जो डीएनए है ना, वो डीएनए अपनी फोटोकॉपी बनाता है। ये मान लो डीएनए, ये एक और डीएनए में स्प्लिट हो जाएगा, ये डीएनए एक और डीएनए बना लेगा अपना जैसा, है ना। और फिर क्या होता है? डीएनए के साथ साथ जितनी भी आपकी सेल की बॉडीज होती थी, अलग अलग सेल बॉडीज याद करो, गोल्गी अपैरेटस वगैरह सब कुछ, वो सारे के सारे क्या होते थे? अपने डुप्लीकेट बना लेते हैं। ठीक है, अपने डुप्लीकेट बना लेते हैं। ठीक है, अब डीएनए क्लास का वो स्टूडेंट है जिसको नकल करनी भी नहीं आती, जिसको चीटिंग करनी भी नहीं आती। मतलब डीएनए अपनी फोटोकॉपी बनाता तो है, बट उस फोटोकॉपी में भी वो क्या करता है? एरर्स कर देता है। क्या कर देता है बेटा? एरर्स ला देता है वो बेचारा, है ना। बोलते हैं ना, नकल में भी अकल चाहिए। डीएनए ने रिप्रोडक्शन में अपनी फोटोकॉपी बनाई, बट वहां पर भी उसने एरर कर दिए। और उन एरर्स की वजह से ये जो चेंजेस हो रहे हैं ना, कि आप अपने मम्मी पापा की तरह नहीं दिखते, ये वेरिएशंस जो हो रहे हैं ना, ये किस वजह से हो रहे हैं? डीएनए के एरर्स की वजह से। गॉट इट? पॉइंट समझ आ गया? पॉइंट समझ में आ गया, है ना। डायरेक्टली ये सवाल नहीं आता, बट ये कॉन्सेप्ट होता है, ये एकदम बेस कॉन्सेप्ट है जो कि मैं आपको समझाना चाहता था। ठीक है, अब सुनो, ये जो हम बात कर रहे हैं ना, वेरिएशन, ये होता क्या है? मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, वेरिएशन होता क्या है। देखो, वेरिएशन मतलब चेंजेस। बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग पहले बंदर थे, बंदर से ह्यूमन बीइंग बनते गए। उसके अलावा एक और इसका एग्जांपल होता है, वो एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिएगा, ये है मौत। ये क्या है? अरे ये वो नहीं है मौत, मौत नहीं है, ये मौत है, मौत, है ना। वो बचपन में होता था, तुमने देखा है क्या? वो सर्कस के अंदर मौत का कुआं, मौत का कुआं देखा है तुमने? वो बाइक चलाते थे ऐसे राउंड 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 राउंड। मैंने तो बचपन में बहुत देखा है। ठीक है, तुमने पता नहीं आज की जनरेशन ने देखा है नहीं देखा, मुझे नहीं पता, मैंने देखा है। देखो मौत। अब मौत की ना क्या हुआ कि मौत, पहले जो मौत का कलर था ना, वो पता कैसा था? वो एकदम ट्रीज की तरह था। जैसे ट्री का कलर होता है ना, ब्राउनिश ब्राउनिश टाइप, जो भी था वैसा कलर था। तो मौत क्या होती थी ना, जब ट्री पे बैठती थी ना, तो उसका कलर सेम है, तो कोई भी इंसेक्ट जो था ना, उसको ढूंढ नहीं पाता था। बट धीरे धीरे डीएनए में चेंजेस की वजह से हुआ क्या कि मौत के अंदर वेरिएशन आ गया। अब मौत का कलर बदल गया, मौत का कलर चेंज हो गया। अब उससे क्या हुआ कि अब ना उसका वो कलर सेम प्लांट वाला नहीं रहा, है ना, ट्री वाला नहीं रहा। अब कोई और इंसेक्ट जो है वो उसे देख लेता था और उसे खा जाता था। ठीक है, तो कुछ वेरिएशन यूजफुल भी होते हैं जैसे ह्यूमन बीइंग, और कुछ वेरिएशन बेटा क्या होते हैं? नॉन यूजफुल भी होते हैं। उसका एग्जांपल है मौत। इस पर सवाल पूछा जा सकता है, सम वेरिएशंस आर नॉन यूजफुल, जस्टिफाई योर स्टेटमेंट। क्या लिख कर आओगे? मौत की कहानी, है ना। मौत की हुई मौत किसकी वजह से? वेरिएशन की वजह से। ये लाइन याद रखेंगे, मौत की हुई मौत किसकी वजह से? वेरिएशन की वजह से। चलिए बहुत बढ़िया, आई होप ये क्लियर, एकदम क्लियर।
एकदम क्लियर यहां तक। चलिए अब हमने बात करी डीएनए डुप्लीकेशन की, तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करनी पड़ेगी, कुछ की टर्म्स हमें पढ़ने पड़ेंगे, है ना। वैसे जिन बच्चों ने मेरा हेरिडिटी वाला लेक्चर देखा है उसके अंदर भी मैंने की टर्म्स बताया, बट ठीक है फिर से बता देते हैं बेटा। डीएनए क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ट्रांसमिटिंग हेरिडिटी मटीरियल। आपको पता है कि डीएनए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, आपके सेल के अंदर, जो कि रिप्रोडक्शन के दौरान जो जेनेटिक मटेरियल है उसको कैरी करने वाला है, ठीक है। वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं ना आपके अंदर जो आ रहे हैं आपके पापा मम्मी से, वो सारे कौन लेके जाता है? डीएनए लेके जाता है। अगली चीज देखते हैं क्रोमेटिन। क्रोमेटिन आपके कोई काम की नहीं है, ज्यादातर नहीं पूछी जाती है। आप क्रोमोसोम देखो, क्रोमोसोम इंपॉर्टेंट है क्योंकि हेरिडिटी में क्रोमोसोम का बहुत बार जिक्र होता है। क्रोमोसोम क्या होता है? देखो, a DNA molecule that consists of part of all the genetic material of an organism। देखो डीएनए का वो पार्ट जिसके अंदर सारे के सारे जेनेटिक मटेरियल्स हैं, है ना। जेनेटिक मटेरियल क्या है? जो कि पेरेंट्स से अगले जनरेशन के अंदर ट्रांसफर होने वाले हैं। उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। मतलब क्रोमोसोम क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ डीएनए। डीएनए का एक तरीके से आप पार्ट मान सकते हो, ठीक है। क्लियर बेटा? हाँ या ना बोलो। अरे हाँ या ना बोलो यार, तेरा जोश वोश कम हो जाता है बार बार यार। फोकस फोकस, आजा, ठीक है। अगला देख, जीन। जीन को वैसे तो हम हेरिडिटी में पढ़ते हैं, बस इतना आप जान लो, इट इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ हेरिडिटी, ठीक है। जीन इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी वाला चैप्टर देखोगे उसके अंदर एकदम डिटेल में जीन क्या होता है, जीन ट्रांसफर क्या होता है, सब कुछ समझाया हुआ है, वहां से समझ जाएगा। अभी आप समझो डीएनए और क्रोमोसोम, क्या इतना क्लियर? क्या हो रहा है रिप्रोडक्शन के अंदर? डीएनए की कॉपी बन रही है, फोटोकॉपी बन रही है, बट नकल में भी बेटा अकल चाहिए। तो वो क्या कर रहा है? डीएनए बेचारा अपनी कॉपी के अंदर ही कुछ चेंजेस कर दे रहा है। उस चेंजेस की वजह से क्या हो रहा है? वेरिएशंस आ रहे हैं, वेरिएशंस आ रहे हैं। चलिए यहां तक की कहानी एकदम क्लियर। अब बढ़ जाते हैं आगे, अब बढ़ जाते हैं आगे। ये तो मैंने आपको समझाई दिया, अब बढ़ जाते हैं फटाफट से आगे। वेरिएशन समझा दी ना आपको। अब हम बढ़ते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। अब सुनो, देखो दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल, एसेक्सुअल, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो डिफरेंस है वो इंपॉर्टेंट है, कभी कभार पूछ लिया जाता है 3 नंबर के सवाल के अंदर। मैं इसको थोड़ा जूम इन करता हूं, आई होप आपको स्क्रीन पे विजिबल है। स्क्रीन पे विजिबल है क्या बेटा? स्क्रीन पे विजिबल है, बढ़िया विजिबल है। देखिए पहली चीज, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर अकेला ऑर्गेनिज्म होता है, सिंगल ऑर्गेनिज्म होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है? 2 ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। ये आपको पता ही है ना। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। नो प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स। अब तुम बोलोगे भैया गैमेट्स क्या है? भैया गैमेट्स क्या है? अब देखो गैमेट्स, ये जो शब्द है बार बार यूज होने वाला है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना। गैमेट्स क्या है? गैमेट्स आर सेक्स सेल्स। क्या है? सेक्स सेल। जैसे ह्यूमन के अंदर होता है स्पर्म सेल, पढ़ा है? स्पर्म सेल। फीमेल के अंदर होता है ओवम, पढ़ा है? आ रहा है दिमाग पे? हाँ। तो जब भी मैं गैमेट्स बोल रहा हूं ना बेटा, ये नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना, तो याद आ जाना चाहिए, ठीक है। सेक्स सेल की बात हो रही है, इसका मतलब है गैमेट्स। गैमेट्स क्या होते हैं बेटा? सेक्स सेल को ही हम क्या बोलते हैं? गैमेट्स, ठीक है। जब भी मैं बोल रहा हूं मेल गैमेट, समझ जाना मैं बोल रहा हूं कि मेल सेक्स सेल। जब भी मैं बात कर रहा हूं फीमेल गैमेट, समझ जाना मैं बात कर रहा हूं फीमेल सेक्स सेल। अरे बहुत बढ़िया यार, कितना आसान है, बताओ यार, इसमें क्या इतना मुश्किल टॉपिक बता दें, इतना आसान है। आगे देखते हैं। देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो सेक्स सेल है ना वो मिलते नहीं है, क्योंकि मेल और फीमेल अलग अलग है ही नहीं ना। बट यहां पर 2 ऑर्गेनिजम्स हैं, एक है मेल एक है फीमेल, तो यहां पर क्या होता है? फ्यूजन होता है, किसका? गैमेट्स का, है ना। तो ये 3 पॉइंट आप डायरेक्टली याद कर सकते हो। उसके अलावा 1-2 एग्जांपल भी इनके लिख के आ सकते हो, है ना। एग्जांपल लिख कर आ सकते हो। एसेक्सुअल के अंदर आप अमीबा लिख जाओ और सेक्सुअल के अंदर ह्यूमन बीइंग वगैरह लिख दो। उसके अलावा भी मैंने तो देखो बहुत सारे डिफरेंसेस दे रखे हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा 3 डिफरेंसेस याद करके जाना है, ठीक है। देखो ये हमारी बुद्धि है, हमारा दिमाग है। अगर ट्राई करोगे कि बहुत कुछ इसको अंदर स्टोर कर लो तो बेटा नहीं हो पाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं चीजें कट करते चलो। आपको पता है कि 3 नंबर में पूछा जाता है, 5 नंबर में पूछा नहीं जाता, ये सवाल है ना। इतना इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है कि वो 5 नंबर में पूछेगा, नहीं। तो 3 पॉइंट्स याद करके चलने, 3 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। पीडीएफ बेटा, पीडीएफ मिल जाएगी, कहां मिलेगी? डिस्क्रिप्शन में, या फिर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। आगे देखते हैं हम। देखो अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कुछ टाइप्स होते हैं, फिजन होता है हमारा, और अपने फ्रेगमेंटेशन होता है, बहुत सारी चीजें, एक एक करके सब कुछ पढ़ते चलेंगे। बहुत सिंपल, बहुत आसान, और मजा आएगा इसमें, क्योंकि ये कुछ मुश्किल नहीं है बेटा, बहुत सिंपल है। देखो देखो देखो, पहला है हमारा क्या? फिजन। अब 2 शब्द होते हैं, एक होता है फ्यूजन, एक होता है फिजन। फ्यूजन, फिजन। फ्यूजन का मतलब होता है कोई भी 2 चीजें मिलके एक बनाना, फ्यूज होना। फ्यूज मतलब क्या होता है? मिलना। जबकि फिजन का मतलब क्या होता है? फिजन का मतलब होता है टूटना। बेटा क्या होता है?
हिंदी में बोलूं तो इसका मतलब होता है टूटना, जैसे कि आपकी एक्स ने आपका दिल तोड़ दिया, तो क्या कर दिया, फिजन हो गया, दिल टूट गया। ठीक है, तो फिजन बेसिकली क्या होता है, जितने भी आपके यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अब मत पूछना बेटा यूनिसेल्यूलर क्या होता है, मल्टी सेल्यूलर क्या होता है, ये तो बेसिक बायोलॉजी है यार, ये तो पढ़ी थी 9th में, इतना तो याद होगा, यूनी, मल्टी, सिंगल सेल, मल्टीपल सेल, याद है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। देखो, तो जितने भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही आपके परफॉर्म करते हैं, इस बात को आपको याद रखना है। और फिजन के अंदर क्या होता है, बेसिकली फिजन कुछ नहीं है, मान लो एक पेरेंट बॉडी है जो कि 2 और मोर डॉटर सेल के अंदर डिवाइड हो जा रहा है, जैसे कि मान लो एक पेरेंट है और वो 2 डॉटर बॉडीज के अंदर डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है, डिवाइड हो जा रहा है, 2 या 2 से ज्यादा, बस, है ना। अब लड़के बोलेंगे भैया डॉटर की बात होती है पूरे चैप्टर के अंदर, सन को कोई भाव नहीं देता, भाई दुनिया ऐसी है, लड़कों को कोई भाव नहीं देता, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, फिजन समझ गए। अब सुनो, फिजन होते हैं 2 टाइप के, पहला है बाइनरी फिजन और दूसरा होता है बेटा मल्टीपल फिजन। अब सुनना मेरी बात, बाइनरी फिजन क्या होता है, एक पेरेंट 2 डॉटर सेल के अंदर डिवाइड हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे बाइनरी। मल्टीपल फिजन, जिसके अंदर एक पेरेंट बहुत सारे डॉटर सेल के अंदर डिवाइड हो जाएगा, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। बाइनरी के अंदर क्या हो रहा है, एक पेरेंट 2 डॉटर के अंदर, 2 डॉटर सेल के अंदर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और वो भी याद रखना, जो 2 डॉटर सेल होंगे ना, वो इक्वल साइज के होते हैं। डेफिनेशन पढ़ लो, बाइनरी फिजन इन्वॉल्व्स द डिवीजन ऑफ द पेरेंट इनटू स्मॉल नियरली इक्वल साइज्ड डॉटर इंडिविजुअल्स, ठीक है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल याद रखना बेटा, सबसे पहली चीज आपको अमीबा आपको याद रखना है। क्या याद रखना है आपको, अमीबा याद रखना है, आपको पैरामीशियम याद रखना है बेटा, क्या याद रखना है, पैरामीशियम, और एक है यूग्लिना। ये तीनों एग्जांपल याद रखने हैं। पता है क्यों, पता है क्यों, क्योंकि इन तीनों पे बहुत बार सवाल पूछा गया है। देखो हमने क्या पढ़ा, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे फिजन। फिजन होता है 2 टाइप का, बाइनरी, मल्टीपल। बट ये जो बाइनरी फिजन है ना, इसके भी 3 टाइप है, दिखाता हूं। इसके भी बेटा क्या है, इसके भी बेटा क्या है, 3 टाइप है, अभी दिखा देते हैं आपको, अभी दिखा देते हैं। देखो 3 टाइप। पहला टाइप है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। क्या है बेटा, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। लॉन्गिट्यूड का मतलब समझते हो, लॉन्गिट्यूड बेसिक मैथ आती है, लॉन्गिट्यूड का मतलब क्या होता है, ऐसे डिवाइड होना, लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड होना, है ना। तो देखो ये एग्जांपल क्या है, ये एग्जांपल क्या है, ये है यूग्लिना। क्या है बेटा, यूग्लिना। यूग्लिना क्या परफॉर्म करता है, वो परफॉर्म करता है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर ना बीच से डिवाइड हो जाता है, ऐसे ये 2 हिस्से में डिवाइड हो जाता है, बस, और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है। दूसरा है हमारा, ये अपना हो गया कौन सा, इग्लिना। अब हम बात करते हैं पैरामीशियम की। पैरामीशियम कौन सा परफॉर्म करता है, पैरामीशियम परफॉर्म करता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। इसके अंदर क्या होता है, ये ऐसे डिवाइड हो जाता है, देखो ये ऐसे डिवाइड होता है इस जगह से, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स, ठीक है, ठीक है। और तीसरा है हमारा इर्रेगुलर बाइनरी फिजन। इर्रेगुलर बाइनरी फिजन, इसके अंदर बेटा क्या होता है, ये परफॉर्म होता है अमीबा के अंदर। अमीबा है गुंडा, अमीबा कौन है, अमीबा है गुंडा, है ना। अमीबा बोलता है कि सुन इधर, मैं तुम्हारी बातों को नहीं सुनूंगा, मैं तो जो मेरी मर्जी है मैं तो वैसे करूंगा, है ना। तो अमीबा किसी की बात नहीं सुनता। अमीबा बोलता है ना मैं लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड होऊंगा, ना मैं ट्रांसवर्स डिवाइड होऊंगा, मैं तो भैया कहीं से भी डिवाइड हो जाऊंगा, जहां से मेरा मन करेगा, है ना। तो अमीबा परफॉर्म करता है इर्रेगुलर बाइनरी फिजन। आप देख सकते हो वो रैंडमली 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा, कहीं से भी, जहां से उसका मन करेगा, जहां से उसका दिल चाहेगा, ठीक है। 3 पार्ट समझ गए, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स और इर्रेगुलर। एग्जांपल याद रखना, यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा। बेटा बहुत सिंपल। अरे बोलो यार, अरे बोलो यार, बताओ, अरे बोलो यार, कोई समस्या, कोई समस्या, कोई समस्या। बेटा एग्जांपल समझते हुए चलना है, क्योंकि सवाल बहुत ज्यादा चांसेस है आपका सवाल आएगा डायरेक्टली आपके एग्जाम्पल से बाहर सवाल आता ही नहीं है। देखो अब देखते हैं मल्टीपल फिजन। बेटा मल्टीपल फिजन की क्या कहानी है, मल्टीपल फिजन के क्या अंदर हो रहा है कि एक आपके पेरेंट सेल बहुत सारी डॉटर सेल के अंदर डिवाइड हो रहा है ना, 2 से ज्यादा डॉटर सेल के अंदर डिवाइड हो रहा है। इसका एग्जाम्पल जो कि एग्जाम के अंदर बार बार पूछा जाता है, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल आपको यहां पर मैं दिखा देता हूं। ये एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये डायग्राम है प्लाज्मोडियम का, प्लाज्मोडियम। देखो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डायग्राम पे मतलब आपको बनाने के लिए तो नहीं आएगा एज सच, बट इस डायग्राम से ही बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है, एमसीक्यू के अंदर। देखते हैं, आ जाओ। देखो ये आपका प्लाज्मोडियम। अब देखो इसके अंदर क्या होता है ना कि भैया ये जो प्लाज्मोडियम है ना, ये बहुत सारे डॉटर के अंदर डिवाइड होता रहता है। देखो जैसे 1 2 3, आपको बहुत सारे डॉटर यहां पर दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं सबको, दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं,
बहुत सारे डॉटर। अब ये बहुत सारी डॉटर के अंदर हो गया डिवाइड। अब पता क्या होता है, अभी ये इसकी सेल बॉडी के अंदर है, सेल बॉडी के अंदर है बहुत सारी डॉटर। अभी डॉटर बाहर स्प्लिट नहीं हुई है, अभी सेल बॉडी के अंदर है, और एक लेयर होती है जो कि यहां पर पूरी जगह पर एक लेयर होती है, इस लेयर को हम बोलते हैं सिस्ट। क्या बोलते हैं? सिस्ट। अभी ये जो सिस्ट है ना, इसने इन्हें बांध रखा है, अभी इसने कैद कर रखा है। अब कुछ समय बाद जब आपके इस ऑर्गेनिज्म को, प्लाज्मोडियम को फेवरेबल कंडीशन मिलती है, फेवरेबल कंडीशन क्या होती है? एक्यूरेट टेम्परेचर, सारी चीजें। जब इसे फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो पता क्या होता है, ये जो सिस्ट है ना, ये टूट जाता है, ये टूट जाता है, और ये जो आपके डॉटर सेल है ना, ये सारे बाहर निकलते हैं और ये एक एक प्लाज्मोडियम में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या रहा है, एक पेरेंट बहुत सारे डॉटर सेल बना रहा है। एग्जांपल क्या है? प्लाज्मोडियम। हो क्या रहा है, बहुत सारी डॉटर सेल बनती हैं, बट अभी वो कैद हैं, उन्हें जेल के अंदर कैद कर रखा है। जेल क्या है? जेल है सिस्ट का जेल। अब जैसी फेवरेबल कंडीशन मिलती है, क्या होता है, ये जो सिस्ट का जेल है ये टूट जाता है और सॉरी की सॉरी डॉटर सेल बाहर आ जाती है। बताओ कोई समस्या? अरे बोलो यार, ये है आपका मल्टीपल मल्टीपल फिजन। कोई समस्या बेटा? बताए कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? बोलो। बढ़िया। अरे क्लियर है कि नहीं? बोलते चलो। मैं पानी पी लेता हूं, जल्दी फटाफट पढ़ो। बाइनरी और मल्टीपल फ्यूजन का डिफरेंस लिख रहा है स्क्रीन पे, पढ़ो जल्दी। चलिए पढ़ लिया। देखो देखो, ये जो डिफरेंस है ना बेटा, ये बहुत बार पूछा जा सकता है 3 नंबर के सवाल के अंदर। ठीक है, देखो जितने भी डिफरेंस होते हैं ना साइंस के अंदर, 90% चांस है 3 मार्कर के अंदर ही पूछा जाता है। अब देखो बाइनर और मल्टीपल फ्यूजन के अंदर डिफरेंस क्या है। पहला, बाइनर के अंदर क्या हो रहा है, एक पेरेंट 2 डॉटर के अंदर। इसके अंदर क्या हो रहा है, एक पेरेंट बहुत सारी डॉटर के अंदर डिवाइड हो रहा है। अरे सिंपल। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है मल्टीपल का प्लाज्मोडियम। इसका क्या है? इग्लेना, और आपका क्या था, बहुत सारे अपने थे, अमीबा, बहुत सारे और एग्जांपल आपको बताए थे। ठीक है, अब देखते हैं। इट अकर्स अंडर नॉर्मल कंडीशन, इट टेक्स प्लेस ओनली इन अनफेवरेबल कंडीशन लाइक फॉर्मेबल ऑफ इंटरनल सिस्ट। ये पॉइंट आपको याद करने की इतना जरूरत नहीं है, आप बस इनकी डेफिनेशंस को डायरेक्टली याद कर लेना, आप इनका एग्जाम्पल याद कर लेना, है ना, इनकी डेफिनेशन याद कर लेना, एग्जाम्पल याद कर लेना, उतना आपके लिए इनफ है, उतना आपके लिए इनफ है ना। ज्यादा बड़ा सवाल नहीं आता, अगर आप इतना याद कर लेते हो एग्जांपल और इनकी डेफिनेशंस, दैट इज मोर देन इनफ। बाइनरी, मल्टीपल फ्यूजन, क्या ये चीज हम समझ चुके हैं? क्या ये चीज हमें क्लियर है? बताओ। आगे बढ़ते हैं बडिंग के ऊपर। बेटा मुझे पता है, देखो हम कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा तेज जा रहे हैं, मुझे पता है कहीं ना कहीं आपको लग रहा है यार भैया थोड़ी बहुत चीजें दिमाग के ऊपर से जा रही हैं, बट ट्रस्ट मी, आप अगर लेक्चर को ध्यान से सुनते हो, चीजों को बस मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हो, है ना, और नोट्स को बाद में एक बार देख लेते हो, आपके दिमाग से कोई चीज बाहर नहीं जाने वाली, सारी यहां पर घुस जाएगी। देखो बडिंग, बडिंग बडिंग कौन सा ऑर्गेनिज्म करता है? वो करता है हाइड्रा। अब ये हाइड्रा, एक सवाल पूछा गया था बोर्ड के अंदर, इज हाइड्रा अ प्लांट और अ ऑर्गेनिज्म? मतलब ये प्लांट है या एनिमल है, क्या है, ये क्या है? अब देखने से लगता है ये एक प्लांट है ना, बट ये प्लांट नहीं है बेटा, ये प्लांट नहीं है, ये एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। क्या है ये? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये बेटा प्लांट नहीं है, ऐसा मत समझ लेना प्लांट है बेटा, ये एनिमल की कैटेगरी में आता है, ये एनिमल की कैटेगरी में आता है, प्लांट मत समझ लेना। ठीक है, ये एक तरीके का एनिमल माना जाता है जो कि आपके जो ओशंस होते हैं उसके अंदर मिलता है, बहुत छोटे साइज का होता है। ठीक है, तो कहीं पर भी लिखा है ये प्लांट है, प्लांट नहीं होता, याद रखेंगे। अब सुनो, बडिंग क्या होता है? बडिंग का ये जो डायग्राम है, ये बार बार सवाल में पूछा जाता है, ये डायग्राम देख लो। अब बडिंग के अंदर क्या होता है, एक हाइड्रा है। ठीक है, हाइड्रा, हाइड्रा का एक बड बनता है। देखो ये हाइड्रा में ना एक बड बनता है, डेवलपमेंट ऑफ बड होता है। अब ये जो बड है ये बड़ा होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है, और कुछ समय बाद ये बड जो है ये सेपरेट हो जाता है और एक नया हाइड्रा, एक न्यू हाइड्रा को फॉर्म कर देता है। ये जो डायग्राम है ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली सवाल बडिंग का डायग्राम पे आता है। ठीक है, डायग्राम पे आता है, ये डायग्राम बना के प्रैक्टिस करके जाना हाइड्रा का। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेशन ऑफ अ डॉटर इंडिविजुअल फ्रॉम स्मॉल प्रोजेक्शंस, द बड अराइजिंग ऑन द पेरेंट बॉडी। कुछ नहीं है, बडिंग इज अ प्रोसेस जिसके अंदर एक नई बड फॉर्म होती है, और वो जो बड है वो बड ही एक नए ऑर्गेनिज्म के अंदर बदल जाती है। क्लियर? अरे क्लियर, सबसे सिंपल है, सबसे सिंपल है। सवाल आएगा तो डायग्राम पे आएगा, उससे बाहर कुछ नहीं आता। आगे देखते हैं, अगला क्या है? अगला है फ्रेगमेंटेशन। आओ भाई फ्रेगमेंटेशन भी पढ़ लेते हैं। फ्रेगमेंटेशन क्या है, पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिर एग्जांपल से समझेंगे। डेफिनेशन बोल रही है सम ऑर्गेनिज्म लाइक स्पाइरोगाइरा। बेटा देखो
इस चैप्टर में जितने भी एग्जाम्पल है ना वो सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आता है एग्जाम्पल पे, ठीक है, कि स्पाइरोगायरा जो है वो कौन सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है, तो आपको पता होना चाहिए स्पाइरोगायरा अच्छा फ्रेगमेंटेशन परफॉर्म करता है, हाँ, तो ऐसे सवाल आते हैं इसके अंदर, ठीक है। स्पाइरोगायरा, अब सुनो क्या था, सम ऑर्गेनिजम्स लाइक स्पाइरोगायरा अपॉन मैच्योरेशन ब्रेक्स इनटू स्मॉलर पीसेस। अब समझते हैं इसको एग्जांपल के साथ, देखिए देखिए, ये है मेरा स्पाइरोगायरा, धीरे धीरे स्पाइरोगायरा बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। अब देखो स्पाइरोगायरा के अंदर ना एक वॉल बन जाती है, जिस वॉल को हम बोलते हैं क्या, सेप्टा। आप देख सकते हो यहां पर एक सेप्टा है, यहां पर एक सेप्टा है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेप्टा, ठीक है, एक वॉल बन जाती है जिसको हम बोलते हैं सेप्टा। अब जब स्पाइरोगायरा बड़ा हो जाता है ना, तो पता क्या होता है, यहां से ये सेप्टा ब्रेक हो जाती है भैया, ये ब्रेक हो जाती है। अब ये किस में बन जाता है, ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में बन जाता है, मतलब ये वाला एक अलग स्पाइरोगायरा बन गया, ये वाला एक अलग स्पाइरोगायरा बन गया, ये वाला एक अलग स्पाइरोगायरा बन गया। मतलब स्पाइरोगायरा में क्या हो रहा है, जैसे हमारा ऑर्गेनिज्म मैच्योर हुआ तो वो ब्रेक कर रहा है, वो टूट जा रहा है अलग अलग मल्टीपल डॉटर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, डॉटर सेल्स के अंदर, ठीक है। स्पाइरोगायरा में एक लेयर होती है सेप्टा, ये सेप्टा टूटती है और क्या होता है ये, ठीक है। ये डायग्राम भी बेटा प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है, जिन जिन डायग्राम को बेटा नोट करा रहा हूं वो प्रैक्टिस करने हैं, मतलब करने हैं, ठीक है। मेरी बातों को सीरियसली लेना शुरू कर दो, क्योंकि जब आप अपना साइंस का पेपर देके आओगे ना बोर्ड में, तो हम बोलोगे प्रशांत भैया ने ये वाला क्वेश्चन ना इंपॉर्टेंट बताया था, और पता है तुझे ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, उठ के आ रहे हैं, पिछले 3 साल से बता रहा हूं, और जिसने फॉलो करा है वो साइंस के अंदर 98, 99, 100 पूरे नंबर भी आए हैं बहुत सारे बच्चों के, तो प्रैक्टिस ढंग से करके जानी है, ठीक है। एग्जांपल बता दिया, एग्जांपल क्या है, स्पाइरोगायरा, यहां से हाइड्रा का एग्जांपल हटा लेना, इसको काट दो, इसको काट दो, ठीक है। स्पाइरोगायरा क्लियर आ गया, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा रीजनरेशन। रीजनरेशन मतलब क्या है, वापिस से जन्म लेना, है ना, वापिस से जनरेट होना। जैसे कि आपने घर में देखा होगा वो छिपकली होती है ना, जिसको हम लिजर्ड बोलते हैं, लिजर्ड, किस किसने देखी है लिजर्ड, है ना। अब लिजर्ड की खूबी देखी है तुमने, अगर लिजर्ड की जो पीछे की जो पूंछ होती है ना, जैसे बनाकर दिखाता हूं आपको, है ना, मेरी ड्राइंग तो बहुत माशाल्लाह है, बट मैं आपको ऐसे ऐसे चिपकली बना के दिखा देता हूं, है ना, ये ऐसे चिपकली है, ये बन गई चिपकली। अब इसकी जो पीछे की ये पूंछ है, अब मान लो ये पूंछ कट गई, ठीक है, अब क्या होता है, कुछ समय बाद वो चिपकली ना अपनी पूंछ को वापिस से रीजनरेट कर लेती है, हाँ है ना, देखा है, किस किसने देखा है, हाँ, किस किसने देखा है, हाँ। अब कुछ ऑर्गेनिज्म छिपकली के भी बाप है, ठीक है, कैसे, वो क्या है ना कि वो छिपकली तो सिर्फ पूंछ जनरेट करती है, वो पता क्या करती है, कुछ ऑर्गेनिजम्स पूरे के पूरे नए ऑर्गेनिजम्स को जनरेट कर लेते हैं। जैसे कि इमेजिन करो, अगर अगर छिपकली की पूंछ कटी है ना, अब उसकी पूंछ अगर गिरी हुई है यहां पर, मान लो, क्या उस पूंछ से ये लिजर्ड एक नई लिजर्ड बना लेगी क्या, बताओ, क्या एक लिजर्ड उसकी टेल से एक नई लिजर्ड बना सकती है, पॉसिबल नहीं है। बट कुछ ऑर्गेनिजम्स उनके एक पोर्शन से पूरा का पूरा नया ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। जैसे कि देखते हैं एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल है प्लेनेरिया का। क्या है एग्जांपल प्लेनेरिया, बेटा एग्जांपल सारे नोट करते चलना, क्योंकि सवाल एग्जांपल पे ही आएगा, फिर से बोल रहा हूं, ठीक है। तुमसे डायरेक्टली कोई नहीं पूछेगा कि व्हाट इज रीजनरेशन, इतने बेवकूफ नहीं है, वो एग्जांपल उठा के बोलेंगे प्लेनेरिया कौन सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है और उसकी डेफिनेशन बताओ, ऐसे पूछते हैं, ठीक है। तो प्लेनेरिया कौन सा करता है, आपका रीजनरेशन। हो क्या रहा है, अगर प्लेनेरिया 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गया, अब क्या हुआ, ये तीनों पार्ट्स एक नए ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर लेंगे, देख रहे हो, इमेजिन करो, एक खूबी हमारे पास होती है। अच्छा ये एक मूवी थी ना, कौन सी थी, एक्समैन, एक्समैन थी या कोई एक मूवी थी ना, जिसके अंदर उसका कोई पोर्शन कट जाता था, मुझे वो मूवी का नाम मैं बार बार भूल जाता हूँ, क्लास में भी जब मैं पढ़ा रहा था अबे बैच की, उधर भी मुझे किसी बच्चे ने नाम याद दिलाया था, मैं फिर भूल गया। कुछ एक मूवी थी, है ना, बहुत पहले मैंने देखी थी वो, उसके अंदर एक सुपर हीरो था, उसके पास पावर थी, वो क्या करता था कि उसका कोई भी पोर्शन अगर कट हो जाता था ना, तो फिर वो वहां से एक नया पोर्शन बना लेता था। तो ऐसी खूबी इसके पास है, प्लेनेरिया के पास, अगर एक पोर्शन कट हुआ एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया, है ना, कितनी मस्त खूबी है। सोचो मेरे पास आ जाए तो मैं, मेरा एक हाथ कटेगा, फिर उस हाथ से एक नया प्रशांत भैया बन जाएंगे, कितनी आसानी होगी ना। एक प्रशांत भैया तुम्हें पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, एक प्रशांत भैया अबे बैच में पढ़ा रहे हैं, एक प्रशांत भैया बाहर घूमने गए हुए हैं, कितनी मस्त जिंदगी हो जाएगी। चलो ये था हमारा रीजनरेशन। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पे स्टार मार्क करना बेटा, स्पोर फॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चों को ये समझ नहीं आता। देखो स्पोर फॉर्मेशन, आपने कभी ब्रेड देखी बेटा, ब्रेड, ब्रेड तो सबने देखी घर में। एक काम करना, ब्रेड को लेना और ब्रेड को ना 5-7 दिन के लिए ऐसे अलग से छोड़ देना, है ना,
तो आप देखोगे ना ब्रेड जब आपकी खराब होने लगेगी धीरे धीरे, तो ब्रेड के ऊपर ना ग्रीन ग्रीन ब्लू ग्रीन कलर का कुछ हो जाता है, याद है, जिसको हम फंगाई बोलते हैं, ग्रीन ब्लू कलर का, है ना। तो वो जो ग्रीन ब्लू कलर है ना, वो पता क्या होता है, वो होता है आपका राइजोपस। वो क्या होता है आपका राइजोपस, ठीक है। मतलब इसको एक्चुअल में मत करना वरना मम्मी बहुत मारेगी तुम्हारी, है ना, फिर मेरी गारंटी नहीं है, तुम बोलो प्रशांत भैया ने बोला था करने को, मेरी कोई गारंटी नहीं है। देखो राइजोपस, और राइजोपस जो है ना, वो कौन सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करता है, वो होता है आपका स्पोर फॉर्मेशन। अब देखो होता क्या है, आपको एग्जांपल से समझाते हैं। देखिए ये आपकी ब्रेड, ये आपकी ब्रेड, अब ग्रीन ग्रीन सब्सटेंस बन गया। अब उस ग्रीन सब्सटेंस को अगर मैं माइक्रोस्कोप लगाऊं और देखूं कि भैया इसमें है क्या, इसमें क्या है, तो माइक्रोस्कोप लगाने पे कुछ ऐसी इमेज आती है। अब देखो इस इमेज के अंदर है क्या क्या, देखते हैं, ध्यान से देखते हैं। ये जो हमारा राइजोपस है, इसकी रूट्स हैं जिनको हम बोलते हैं क्या, राइजोइड। क्या बोलते हैं बेटा, राइजोइड, ठीक है। नाम याद करने की जरूरत नहीं है, जहां पर इंपॉर्टेंट बोलूंगा सिर्फ उतना याद रखो, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर ना कुछ ऐसी डंडी टाइप की है, ये देखो डंडी जा रही है ना, और ये है इसका राउंड, कुछ दिख रहा है राउंड, इसको क्या बोलते हैं, इस राउंड बॉल को बोलते हैं स्पोरेंजियम। बेटा क्या बोल रहे हैं, स्पोरेंजियम। अब इसको याद करना पड़ेगा, स्पोरेंजियम, ठीक है, राउंड बॉल। अब ये जो राउंड बॉल है ना, इसके अंदर है स्पोर्स। क्या है बेटा, स्पोर्स। स्पोर्स क्या होते हैं, मतलब आप मान लो स्पोर्स एक तरीके का बीज है, ठीक है। जैसे प्लांट में बीज होता है ना, वैसे हमारे फंगाई में क्या है, कुछ बीज टाइप का सब्सटेंस है जिसको हम बोलते हैं स्पोर्स। अब होता क्या है, ये जो स्पोर्स है ना, ये इधर इधर उधर उधर डिस्ट्रीब्यूट होते जाते हैं, ठीक है। और ये जो स्पोर्स है ना, इन हर एक स्पोर्स से नया राइजोपस बनता जाता है, नया राइजोपस बनता जाता है। इस वजह से अगर आप ब्रेड को छोड़ते हो तो आप देखोगे 5-7 दिन बाद ना पूरी की पूरी ब्रेड पे फंगाई लग जाती है। कैसे, क्योंकि राइजोपस जो है स्पोर्स की मदद से क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है। क्या बात क्लियर है, क्या बात क्लियर है। अब देखो स्पोर फॉर्मेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे एक सवाल आया था। सवाल क्या आया था, आपको एक डायग्राम दिया था, आपको डायग्राम दिया था और बोला था कि ये जो डायग्राम है इसमें ये बताओ, आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी थी कि ये राइजोपस का डायग्राम है। अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा पार्ट इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है। रिप्रोडक्टिव पार्ट समझते हो, जहां से वो रिप्रोड्यूस कर रहा है, कौन सा पार्ट है, तो पता है वो कौन सा पार्ट था रिप्रोडक्टिव पार्ट, वो पार्ट है ये स्पोरेंजियम। क्योंकि स्पोरेंजियम के अंदर ही बेटा क्या है, स्पोर्स। स्पोर्स, तो ये जो डायग्राम है ये वैसे डायरेक्टली बनाने के लिए नहीं पूछा जाएगा, बट इसमें से सवाल आ सकते हैं। कैसे, स्पोरेंजियम क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट, और नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, हाइफा, ठीक है। हाइफा क्या है, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, स्पोरेंजियम। क्यों, क्योंकि स्पोरेंजियम के अंदर है स्पोर्स। स्पोर्स क्या करते हैं, फैल जाते हैं, फैल जाते हैं और क्या कर लेते हैं, स्पोर फॉर्मेशन के प्रोसेस में लग जाते हैं और नए राइजोपस को बना देते हैं। बताइए बेटा, क्या हमें कोई समस्या है, बताएं, कोई दिक्कत, कोई समस्या यहां तक। अरे जिंदगी बढ़िया चल रही है क्या बेटा, अरे बोलो यार, हैं थक गए क्या, थक गए क्या, ब्रेक देने का, ब्रेक क्या कहते हो, ब्रेक दे दे, ब्रेक है, ब्रेक दे दे। बेटा ब्रेक का नाम नहीं लेना, यहां पर 6 डिग्री टेम्परेचर है जहां से मैं आपकी क्लास ले रहा हूं, तो थोड़ी बहुत पढ़ाई, थोड़ी बहुत मेहनत तो तुम्हें भी करनी पड़ेगी। अगर हम यहां पर इतनी ठंड में बेटा खड़े होके अगर आपको पढ़ा सकते हैं तो थोड़ा फर्ज, थोड़ा कर्तव्य यार तुम भी बनाओ यार, है ना। थोड़ी कंसिस्टेंसी बेटा जिंदगी में तुम भी लाओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए चलिए, है ना, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पता क्या है, देखते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर क्या होता है, न्यू ऑर्गेनिजम्स कैन बी ग्रोन विद द हेल्प ऑफ प्रोपेग्यूल्स, विद द हेल्प ऑफ प्रोपेग्यूल्स। अब आधे बच्चे तो प्रोपेग्यूल सुनते बोलते हैं अरे भैया यार ये क्या नई कहानी है, अरे टेंशन मत ले, प्रोपेग्यूल्स कुछ नहीं होता। देख प्रोपेग्यूल्स का मतलब होता है लीव्स, रूट्स एंड स्टेम। मतलब एक प्लांट है, उसको कैसे उगाते हो, प्लांट को तुम उगाते हो, रूट्स मतलब उसमें सीड डालते हो और उस सीड की मदद से एक प्लांट उगता है। बट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हम प्लांट को उगाते हैं बाय द हेल्प ऑफ रूट, स्टेम या तो लीफ। कौन कौन से, रूट, स्टेम, लीफ, याद रहेगा, याद रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के टाइप क्या है। 2 टाइप के होते हैं बेटा, पहला टाइप है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, दूसरा है आर्टिफिशियल। नेचुरल के अंदर तो नेचुरली प्लांट में हो जाएगा, और आर्टिफिशियल में क्या है कि हम करवाएंगे, हम प्लांट को फोर्स करेंगे और उस प्लांट से एक नए प्लांट को बनाएंगे, ठीक है। याद रखना इसके अंदर हम किसका यूज ले रहे हैं, या तो हम लीव से बना रहे हैं, या तो हम स्टेम को यूज ले रहे हैं, या तो हम रूट को यूज ले रहे हैं, ठीक है। हम सीड को यूज नहीं कर रहे, बीज को यूज नहीं कर रहे बेटा, हम क्या कर रहे हैं, इन 3 चीजों को यूज कर रहे हैं। देखते हैं, आ जाइए। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का पहला पार्ट, पहला है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, नेचुरली जो प्लांट्स खुद करते हैं। अब देखिए
इसका सबसे पहला टाइप है बाय अंडरग्राउंड स्टेम। बाय अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम कुछ नहीं है, सवाल नहीं पूछा जाता, ऊपर ऊपर से समझ लो, इस पे एक भी सवाल नहीं आ सकता। बस आप इतना समझो कि आलू होता है ना, आलू, आलू देखा है, चिली पोटैटो, चिली पोटैटो याद आ रहा है, मुंह में पानी आ रहा है, हाँ। तो वो जो पोटैटो है ना, आलू, वो आलू अगर आपने कभी देखा हो गौर से, किचन में जाना आलू देखना, तो आलू में ना कुछ गड्ढे होते हैं, कुछ गहरे गहरे गड्ढे होते हैं, उनको हम बोलते हैं आलू की आंखें, आलू की आइस, है ना। अब वो जो गड्ढे होते हैं ना, कभी कभार क्या होता है, उस जगह से आप देखोगे तो ग्रीन कलर का प्लांट भी बाहर आ रहा होता है, ग्रीन कलर का प्लांट भी आ रहा होता है, कभी कभार देखना आप, कुछ कुछ आलू में ऐसा होता है। इसका क्या मतलब होता है, आलू से भी एक नया प्लांट खुद ब खुद कभी कभार उग के आ जाता है। तो वो भी क्या है, वो भी एक एग्जांपल है किसका, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। क्यों, क्योंकि आलू क्या है, आलू है एक तरीके से अंडरग्राउंड स्टेम, क्योंकि वो जमीन के अंदर उगता है ना बेटा, जमीन के अंदर उग रहा है। जैसे कि ये देखो, ये अपनी जमीन है, इसके अंदर आपका आलू उग रहा है, मान लो यहां पर। अब आलू में से अगर अगर एक नया प्लांट उग सकता है तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा क्या, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एग्जाम्पल। और उसके अंदर कौन सा एग्जाम्पल, बाय अंडरग्राउंड स्टेम। ठीक है, ज्यादा डीप समझने की जरूरत नहीं है, सवाल नहीं पूछा जा सकता, बट एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। पोटैटो, आगे देखते हैं, अगला देखते हैं। अगला है बाय रूट्स। अब रूट्स की मदद से इसका एक एग्जांपल है, एग्जांपल क्या है, स्वीट पोटैटो, मीठे आलू स्वीट पोटैटो। देखो स्वीट पोटैटो कुछ इस प्रकार से होते हैं, आपको दिख भी रहा होगा, आपको दिख भी रहा होगा बेटा, देखिए। अब इसमें क्या होता है ना, इसमें भी सेम आलू की तरह होता है। इसके अंदर ना कभी कभार जो इनकी रूट्स होती है ना, उनमें से एक नया पौधा उगाता है, एक नया पौधा उगाता है। डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं है, डायग्राम मत देखो ध्यान से, ठीक है। नया पौधा उगाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कि भाई इसमें क्या हो रहा है, रूट्स की मदद से एक नया पौधा उग के आ रहा है। एग्जांपल याद रखेंगे, स्वीट पोटैटो। अब अगला और इंपॉर्टेंट जो तुम्हें याद रखना है वो है बाय द हेल्प ऑफ लीफ। कभी कभार पत्तों पे भी नया पौधा उगाता है, और उसका एग्जांपल तुम्हें याद रखना है, एग्जांपल है ब्रायोफिलम। क्या है, ब्रायोफिलम। बेटा ये बार बार पूछा जाता है एमसीक्यू के अंदर। एग्जांपल, एक ऐसा लीफ जिसके ऊपर नए पौधे उग सकते हैं, उस लीफ का एग्जांपल क्या है, ब्रायोफिलम। आप देख सकते हो इसके ऊपर ना, देखो नए नए पौधे उग गए, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, क्या हो रहा है, नया पौधा उग रहा है। किसका एग्जांपल है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। याद रहेगा, याद रहेगा, एग्जांपल याद रहेगा, कौन सा, ब्रायोफिलम। बेटा आगे बढ़ते हैं, चलिए अब बात करते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। हम ह्यूमंस, हम क्या है, हम तो लालची हैं, है ना, हम तो लालची हैं। हम क्या करते हैं कि भैया हम तो ना पौधों के साथ कुछ छेड़छाड़ करते हैं, जिसकी मदद से हम एक नया पौधा उगा लेते हैं, है ना, और उन्हीं को हम बोलते हैं क्या, वेजिटेटिव आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन। देखते हैं, देखते हैं। पहला इसका एग्जांपल है, पहला इसका एग्जांपल है कटिंग। ठीक है, पहला इसका एग्जांपल है कटिंग, मतलब कुछ चीज को कट करके। इसका एक बड़ा प्यारा एग्जांपल है। एग्जांपल क्या है, ये सब उन लड़कियों के लिए है जिनको ये लड़के गुलाब गुलाब देते रहते हैं ना। वैसे भी अभी फरवरी का महीना आने वाला है, तो वैलेंटाइन आएगी, तो बच्चे बच्चे घूमते रहते हैं एक दूसरे को ऐसे गुलाब देते हुए, ठीक है। तो अब अगर कोई भी लड़का तुम्हें गुलाब दे, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से, कोई भी लड़का तुम्हें गुलाब दे तो उसको क्या बोलना है, उसको बोलना है कि सुन मुझे गुलाब नहीं चाहिए, है ना, ये गुलाब अपने पास रख। वो जो गुलाब का पेड़ है ना, उसकी छोटी सी जो स्टेम होती है, जो उसका तना होता है, उसकी जो डाली होती है, वो मुझे डाली ला के दे दे। तो वो तुम्हें बेवकूफ समझेगा, वो कहेगा यार ये कैसी लड़की है ना। बट तुम होशियार, तुम होशियार, क्योंकि तुमने आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पढ़ा है। तुम क्या करोगी, तुम उस स्टेम को लोगे, जाओगे जाओगे घर जाओगे, अपने गार्डन के अंदर उस स्टेम को लगा दोगे। अब जब उस स्टेम को लगाओगे ना, तो कुछ समय बाद उसमें से एक नया रोज का फ्लावर बन जाएगा, एक नया रोज का प्लांट बन जाएगा। और अब उस प्लांट से बहुत सारे फ्लावर्स आएंगे। तो अब तुम्हारे पास एक फ्लावर नहीं है और तुम्हारे पास बहुत सारे फ्लावर हैं। तो तुमने क्या करा, माइंड गेम खेला, माइंड गेम। तो यही माइंड गेम करना है बेटा। अब से कोई भी गुलाब दे, उसको बोलो गुलाब गुलाब नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, गुलाब की स्टेम चाहिए। नया पौधा खुद लगा लेंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। चलो मजाक से हटके, ये है हमारा स्टेम कटिंग। आई होप एग्जांपल से समझ आ गया होगा। स्टेम कटिंग, किसी भी पौधों की स्टेम कट करके, जैसे कि एग्जांपल है इसका रोज, रोज की स्टेम कट करी, लगाया, एक नया प्लांट बन गया। अगला देखते हैं, अगला है रूट कटिंग। अगला है रूट कटिंग। देखो कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जैसे कि आपका रेसबेरी, ब्लैकबेरी। जिन पौधों का क्या होता है ना, अगर तुम रूट, इनकी रूट को कट करो और इनकी रूट को लगा दो ना, अगर इनकी रूट को लगा दो ना मिट्टी के अंदर, तो क्या होता है, एक नया पौधा उग जाता है ऑटोमेटिकली। तो ये क्या है, बाय कटिंग। पहला था स्टेम कटिंग, एग्जांपल याद रखना है रोज। दूसरा है रूट कटिंग, एग्जांपल याद रखना है, यहां पर लिख रखे हैं, कोई भी एक एग्जांपल बेटा याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं, अगला है लेयरिंग। अरे भैया कौन सी वाली लेयरिंग कर रहे हैं हम, देखते हैं। देखो लेयरिंग के अंदर क्या हो रहा है समझिएगा, है ना, ज्यादा मुश्किल नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, हम एक पौधे को पकड़ रहे हैं,
हम एक पौधे को पकड़ रहे हैं और उस पौधे की एक डाली को, इस पौधे की एक डाली को हम क्या कर रहे हैं, मिट्टी के अंदर डाल दे रहे हैं। ये देख रहे हो, मिट्टी के अंदर डाल दिया मैंने, देखो मिट्टी के अंदर डाल दिया है ना। अब क्या हुआ कि जब हमने इसकी एक डाली मिट्टी के अंदर डाली ना, तो कुछ समय बाद इसकी डाली में से एक नया पौधा यहां पर उग जाएगा और फिर हम इसको यहां से डिटैच कर देंगे, यहां से हम इसको काट देंगे। हम क्या कर देंगे, यहां से काट देंगे। तो लेयरिंग में क्या हो रहा है, लेयरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम एक प्लांट की एक ब्रांच को बेंड करते हैं, मिट्टी में डालते हैं और एक नया पौधा उग जाता है। डेफिनेशन देख लेते हैं और फटाफट से पढ़ो मेरे साथ। ब्रांच विद लीव्स इज बेंड टू द ग्राउंड एंड अ पार्ट ऑफ स्टेम इज बरीड इन द सॉइल। ठीक है, उससे क्या हो रहा है बेटा, उससे क्या हो रहा है बेटा, क्लियर है, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या बेटा, बताओ क्लियर। उससे एक नया पौधा उग जा रहा है। कितनी मस्त चीज है ना, मतलब देखो हम एक प्लांट की ब्रांच की मदद से उसी प्रकार का एक नया प्लांट उगा दे रहे हैं। कितनी मस्त चीज है ना। बट याद रखना ये सारे प्लांट्स में नहीं होता। कभी तुम घर में जा रहे हो, तुम्हारे घर में नीम का पेड़ लग रहा है, उसकी भी ब्रांच तुम मिट्टी में डाल दे रहे हो, अरे भैया सब में नहीं होता ये, ठीक है। इसके भी कुछ ही स्पेसिफिक प्लांट्स होते हैं। अब डबल स्टार मार्क कर लो, डबल स्टार मार्क कर लो, क्योंकि अब हम पढ़ रहे हैं ग्राफ्टिंग। यहां पर स्टार मार्क कर लो बेटा फटाफट से, डबल स्टार मार्क कर लो, 1 स्टार 2 स्टार। ग्राफ्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत बार सवाल आता है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या है ना, इमेजिन करो अब एक दिन ना क्या हुआ कि मेरे घर के सामने पेड़ लग रहा था आम का, ठीक है, बट वो आम का ट्री लग रहा था ना, फिर मेरे मन में एक दिन आई कि यार मुझे आम नहीं खाने, है ना, मुझे आम नहीं खाने, मुझे तो सेब खाने, है ना, मेरे मन में आया। बट मेरे घर के सामने तो आम का ट्री था, है ना, तो क्या मैं उस आम के ट्री को हटा के सेब का ट्री लगा सकता हूं? तो उसका आंसर है यस, बाय द हेल्प ऑफ ग्राफ्टिंग। देखो बेटा ग्राफ्टिंग में होता क्या है, देखो इमेजिन करो ये था मेरे पास, ये था मेरे पास मेरा किसका ट्री, ये था मेरा आम का ट्री। अब आम के ट्री को मैं क्या करूंगा, काट दूंगा बेटा। ये देखो मैंने बीच से काट दिया आम का ट्री में स्टेम से काट दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, जो मेरा सेब है उसका कहीं से पेड़ उठा के लेके आऊंगा और उस पेड़ की स्टेम लेकर आऊंगा। मतलब अब मान लो ये क्या था, ये था मेरा मैंगो ट्री। अब मेरे को आम मतलब मेरे को सेब खाने, एप्पल खाने, तो मैं एप्पल ट्री की स्टेम लेकर आया और मैंने इस पोर्शन के ऊपर बेटा, इस पोर्शन के ऊपर नया ट्री लगा दिया जो कि है मेरा किसका, एप्पल का ट्री। ठीक है, एप्पल का ट्री। अब क्या होगा, अब ये स्टेम बड़ी होती जाएगी, है ना, ये पेड़ बड़ा बनेगा, उसके बाद इस पे डाली आएंगी, इस पे इसके ऊपर क्या आएंगे, एप्पल आएंगे बेटा, क्या आएंगे, सेब आएंगे। तो ग्राफ्टिंग में क्या हो रहा है, हम एक प्लांट की रूट्स की मदद से, एक दूसरे प्लांट को उगा रहे हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्राफ्टिंग, है ना। मस्त प्रोसेस है ना, मतलब हम एक पेड़ की मदद से दूसरा पेड़ उगा दे रहे हैं। यार इससे बेहतरीन क्या प्रोसेस हो सकता है। डेफिनेशन पढ़ो, स्टेम ऑफ वन प्लांट। अब देखो इसके अंदर ना कुछ टर्म्स हैं जो कि आपको समझनी पड़ेंगी। एक टर्म है आपकी स्कियोन, क्या है आपकी स्कियोन, और एक है आपका क्या, स्टॉक, एक है आपका स्टॉक। अब देखो स्कियोन क्या होता है, स्टेम ऑफ वन प्लांट इज कट एंड अटैच टू द रूट ऑफ अनदर प्लांट। मतलब कहां गया वो, ये जो था ना मेरा मैंगो ट्री, जिसकी रूट्स हैं उनको हम हमेशा बोलेंगे क्या, स्टॉक। ठीक है, इसको हम बोलेंगे स्टॉक। और जिसका ऊपर स्टेम है ना, जो कि एप्पल ट्री था, इसको हम बोलेंगे स्कियोन, ठीक है। रूट्स वाला क्या रहता है, स्टॉक, ऊपर वाला क्या होता है, स्कियोन। याद रखना है, सवाल बहुत बार पूछा जाता है स्टॉक और स्कियोन के ऊपर। ठीक है, क्या रहा, स्टॉक, ऊपर रहा स्कियोन, दोनों को जोड़ा, एक नया प्लांट हमारा बन गया। ठीक है, बताओ, क्लियर। ये डायग्राम से तुम्हें समझ आ गया होगा कर क्या रहे हैं। अरे बोलो यार, कितना मस्त प्रोसीजर है ना। अब बच्चे सोचेंगे भैया जो नया प्लांट आएगा उस नए प्लांट में क्या मैंगो और एप्पल का मिक्स स्वाद आएगा क्या? अरे ऐसा नहीं होता, जिसकी स्टेम होती है ना ऊपर उसी का ही स्वाद आता है। मतलब अगर एप्पल लगा हुआ है तो एप्पल का ही आएगा, है ना, एप्पल ही आने वाला है, मैंगो नहीं आएगा फिर, याद रखना। ठीक है, क्लियर क्राफ्टिंग। चलिए ये हमारे कुछ प्रोसेसेस हो गए। आई होप आपको ये सारे के सारे समझ आ गए होंगे। अब एक बार फिर स्टार मार्क कर लो, क्योंकि हर साल एक सवाल पूछा जाता है जो कि है एडवांटेजेस ऑफ क्या, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हम कर क्यों रहे हैं, ये सब फालतू की चीज हम क्यों कर रहे हैं, इसका फायदा क्या है? अरे बहुत फायदा है। देखो पहला फायदा है क्विक एंड चीप मेथड टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्लांट, बहुत सारे प्लांट बनाने और वो भी कम समय के अंदर। अगला क्या है, डिसीज फ्री प्लांट कैन बी प्रोड्यूस, बहुत अच्छे प्लांट्स को हम बना सकते हैं। ठीक है, और एक इसका एक और पॉइंट है कि हम प्लांट को अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। जैसे कि ग्राफ्टिंग में हमने क्या करा, मैंगो ट्री लिया और उसके ऊपर एप्पल ट्री लगा दिया, तो हमने क्या करा, एप्पल ट्री बना दिया, हमारी खुद की मतलब हमने अपने अकॉर्डिंग बनाया ना। तो ग्राफ्टिंग की मदद से क्या हो सकता है, अपने अकॉर्डिंग हम एक नया प्लांट बना सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या है,
जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस, ठीक है। उसके अलावा क्या, सर्वाइवल रेट ऑफ न्यू प्लांट इज ऑलमोस्ट 100%। जो नया प्लांट बनता है उसकी सर्वाइवल रेट, जिंदा रहने की जो स्थिति है वो 100% तक होती है। 5 पॉइंट आपको याद करके जाने हैं, कभी भी ये सवाल पूछा जा सकता है। एडवांटेजेस क्या हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस, याद रखेंगे ये 5 पॉइंट। 5 पॉइंट हमेशा ये वाले याद रखने पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल रहा हूं। चलिए, अगर यहां तक सब कुछ क्लियर है, अगर यहां तक सब कुछ क्लियर है तो बेटा बता दो यार, फिर क्लियर क्या, आगे बढ़े। पता है, अरे बहुत बढ़िया यार, क्या बात है, क्या बात है। अगला टॉपिक टिश्यू कल्चर। देखो टिश्यू कल्चर आपके सिलेबस के अंदर इसमें सवाल नहीं आते, बस आपको मैं इतना बता देता हूं। टिश्यू कल्चर में हम क्या कर रहे हैं कि मेरे मन में आया कि यार मैं ना अब ना, क्या मैं एक पौधे को अपनी लेबोरेटरी के अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर बना सकता हूं क्या? तो उसका आंसर है हाँ, मैं एक पौधे को टेस्ट ट्यूब के अंदर भी बना सकता हूं। पता है कैसे? मैं किसी भी पौधे का एक टिश्यू लूंगा, ठीक है, टिश्यू समझते हो ना, 9th में पढ़ा था टिश्यू, हाँ टिश्यू लूंगा। अब उस टिश्यू को मैं क्या करूंगा, टेस्ट ट्यूब में डालूंगा, ठीक है। मान लो ये मेरी टेस्ट ट्यूब है, ये मेरी टेस्ट ट्यूब है, और इसके अंदर मैं टिश्यू लेता हूं और वो टिश्यू को मैं डाल देता हूं एक प्लांट का। अब इस टिश्यू को सारी फेवरेबल कंडीशन देता हूं, जैसे कि इसके अंदर मैं बहुत सारे हार्मोन्स डालता हूं। प्लांट हार्मोन बेटा याद करो, कितने सारे प्लांट हार्मोन पड़े थे, ग्रोथ हार्मोन, है ना, वो सारे हार्मोन्स मैं डालता हूं। उसके अलावा इसको बहुत सारी फेवरेबल कंडीशन भी देता हूं, जैसे कि टेम्परेचर वगैरह सब कुछ। तो पता क्या होगा, बहुत कम समय के अंदर ये जो टिश्यू है ना, ये एक नए प्लांट के अंदर बदल जाएगा, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर कुछ नहीं है, दिस इज अ प्रोसेस बाय विच वी आर मेकिंग अ न्यू प्लांट विद द हेल्प ऑफ इट्स टिश्यू। टिश्यू की मदद से एक नए प्लांट को बनाना ही टिश्यू कल्चर कहलाता है। जैसे कि यहां आप कुछ फोटोज देख सकते हो, टेस्ट ट्यूब के अंदर छोटे 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 पौधों को बनाया जा रहा है, ठीक है, ये होता है टिश्यू कल्चर। ज्यादा से ज्यादा इसकी डेफिनेशन आपके सिलेबस में पूछी जा सकती है, उससे बाहर बेटा कुछ भी नहीं आता, तो टेंशन नहीं लेनी है और आगे बढ़ जाना है। और अब हम पहुंच चुके हैं मित्रों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कैसा है भैया जोश, है भाई, कैसा चल रहा है जोश? एक बार जोश मीटर कमेंट कर दो यार। थक गए क्या, थक गए क्या, बताओ यार। तुम बड़ी जल्दी थक जाते हो यार, ऐसा ऐसा क्यों करते हो तुम, बताओ इतनी जल्दी जल्दी कैसे थक जाते हो। करें शुरू, करें शुरू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए अब देखिएगा, आपको ऑब्वियसली बात पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर 2 डिफरेंट सेक्सेस इन्वॉल्व होंगे, एक होगा मेल, एक होगा फीमेल, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो आपके सेक्स सेल होते हैं ना, जिनको हम गैमेट्स बोलते हैं, गैमेट्स, उनको हम एक और लाइन से बोलते हैं जो कि होता है जर्म सेल। तो कंफ्यूज मत हो जाना कि प्रशांत भैया ने कीड़े वाले सेल के बारे में तो बताया नहीं था, ये पता नहीं क्या पूछ लिया। अरे कीड़े वीड़े नहीं है, ये होते हैं सेक्स सेल, ठीक है, जर्म सेल ही सेक्स सेल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब ना एक साइकिल मैं आपको बता रहा हूं बेटा, वो अगर आपने साइकिल समझ ली, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, पहले हम प्लांट्स के लिए पढ़ेंगे, फिर हम ह्यूमन के लिए पढ़ेंगे, दोनों के लिए एक साइकिल अगर आपने समझ ली, मैं गारंटी से बोलता हूं ये चैप्टर आपकी टिप पे होगा। बट बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये साइकिल नहीं समझ पाते। अगर आपको ये साइकिल समझ नहीं आएगी, आप इस चैप्टर में 1 नंबर नहीं ला पाओगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो 1 नंबर नहीं ला पाओगे। साइकिल क्या है, आ जाओ एक साइकिल दिखाता हूं आपको मैं, 1 मिनट। यहां पर वो साइकिल शायद मेंशन नहीं है, मैं आपको अलग से दिखाता हूं, 1 मिनट मैं देख लेता हूं, अगर यहां पर लिखी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर यहां मेंशन नहीं है तो चलो मैं आपको अलग से बता देता हूं। सुनना मेरी बात, सुनना मेरी बात। देखो देखो होता क्या है, होता क्या, पहला प्रोसेस है गैमेट्स का बनना, ठीक है, गैमेट्स का बनना, ठीक है, चाहे प्लांट हो चाहे ह्यूमन हो, दोनों के गैमेट्स बनते हैं, ठीक है। जैसे हम अगर ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें तो मेल के पास होते हैं स्पर्म सेल, है ना, और फीमेल के पास होते हैं ओवन, वो दोनों बनते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, सेकंड प्रोसीजर है कि जो मेल और फीमेल गैमेट्स है ना, एक मेल गैमेट्स को मैं mg से लिख रहा हूं, फीमेल गैमेट्स को मैं fg से लिख रहा हूं, ये दोनों फ्यूज होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, दोनों आकर मिलते हैं। और जब ये मिलते हैं ना, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इन दोनों के मिलने को हम बोलते हैं क्या, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का मिलना, उसी को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है, दोनों आकर मिले। और सुनना मेरी बात, जब ये दोनों आकर मिलते हैं तो स्टेप 3 क्या है, स्टेप 3 है कि फर्टिलाइजेशन की वजह से क्या फॉर्म होता है, जाइगोट। क्या फॉर्म होता है बेटा, नाम याद रखेंगे, क्या होता है, जाइगोट। क्या फॉर्म होता है, जाइगोट, ठीक है। अब जाइगोट धीरे धीरे क्या होता है, जाइगोट बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, और जाइगोट किसमें कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट होता है एम्ब्रियो में,
इसका भी नाम याद रखना बेटा। साइकिल चल रही है, पहले गैमेट्स बने, गैमेट्स क्या हुआ, सेकंड स्टेप में गैमेट्स फ्यूज हुए, जब गैमेट्स दोनों आकर मिले उस प्रोसेस को बोला हमने फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना, जाइगोट। जाइगोट जब और बड़ा होता गया तो बना किसमें, एम्ब्रियो। किसमें बना बेटा, एम्ब्रियो। ठीक है, अब ये जो एम्ब्रियो है यही जाकर आगे जाकर और बड़ा होता है और ये ऑर्गेनिजम्स में तब्दील हो जाता है। तो इसका क्या मतलब है कि जो आप इस वीडियो को देख रहे हो, इस लेक्चर को देख रहे हो, बहुत साल पहले आप भी एक एम्ब्रियो थे। ठीक है, आप भी एक एम्ब्रियो थे। एम्ब्रियो के बाद आप क्या बने, आपके ऑर्गन्स बनना स्टार्ट हुए और आप एक पर्सन के अंदर तब्दील हो गए, आप एक इंसान के अंदर तब्दील हो गए। तो ये जो स्टेप प्रोसेस है ये एकदम सेम रहता है, चाहे हम ह्यूमन की बात करें चाहे हम प्लांट्स की बात करें। याद रखना, गैमेट्स पहले प्रोड्यूस होंगे, फ्यूज होंगे, उसके बाद क्या बनेगा, जाइगोट, जाइगोट के बाद क्या बनेगा, एम्ब्रियो। ये पॉइंट एकदम क्लियर रखना है, हर बार यही स्थिति बनने वाली है। बताओ, क्लियर? क्लियर। अब एक डिफरेंस और बेटा नोट कर लो, एक होता है मेल गैमेट्स और एक होता है फीमेल गैमेट, जिसको मैं लिख रहा हूं FG से। मेल गैमेट हमेशा 99% केसेस के अंदर स्मॉल होगा, स्मॉलर इन साइज, और ये क्या होगा, ये लार्ज होगा, या तो बिग होगा या तो लार्ज होगा। ठीक है, उसके अलावा जो आपके मेल गैमेट्स होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, वो होते हैं मोटाइल। मोटाइल, मोटाइल का मतलब क्या होता है, मूवेबल, मतलब है मूव कर सकते हैं, ये आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ये आगे बढ़ सकते हैं। और जो फीमेल है उनका हमेशा होता है क्या, नॉन मोटाइल। ये डिफरेंस भी नोट कर लो, क्योंकि डिफरेंस भी बेटा बहुत बार पूछा जाता है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट के बीच का डिफरेंस बताओ। ठीक है, उसके अलावा इनका एग्जांपल लिख लेना, यहां पर लिख लेना स्पर्म सेल, एग्जांपल लिख लो स्पर्म सेल, और यहां पर लिख लो बेटा ओवम। ठीक है, ठीक है, बताओ, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, डिफरेंस बता दिए तीनों की तीनों। ठीक है, वो साइकिल समझ गए, बेसिक साइकिल है, वो साइकिल बार बार पूछी जाएगी, चाहे प्लांट हो चाहे ह्यूमन हो। चलिए, अगर वो साइकिल तक हो गया है एकदम क्लियर, तो अब शुरू करते हैं प्लांट्स के साथ। पढ़ते हैं कि भाई ये जो प्लांट है ना, इनके अंदर रिप्रोडक्शन हो कैसे रहा है, हाउ, कैसे हो रहा है। तो इसके लिए एक डायग्राम जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का ये प्यारा प्यारा डायग्राम बार बार पूछा जाता है, प्लीज इसकी प्रैक्टिस करके आना है ना। एग्जाम देने जा रहे हो, इसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो भैया फिर तो तुम्हारी लंका लग जाएगी। क्या लग जाएगी, लंका लग जाएगी। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करके आना है। देखिएगा, अब बहुत आसान तरीके से समझेंगे बेटा, कुछ भी नहीं है, अलर्ट में आ जाओ, अलर्ट में आ जाओ। देखो, ये पौधा है, अब इस पौधे को, मतलब पौधा बोल रहा हूं, ये फ्लावर है, इस फ्लावर को एकदम नीचे से शुरू करते हैं। देखो, ये हरे कलर के आप देख पा रहे हो कुछ, ये हरे कलर के कुछ देख पा रहे हो क्या बेटा, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये पता क्या है, ये है सेपल्स। सेपल्स क्या होते हैं, जब आपका पौधा खिला नहीं होता ना, तो आपने देखा होगा वो कली के अंदर होता है, ऐसे ऐसे होता है वो बंद, देखा, फिर धीरे 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 खुलता जाता है ना। तो जब आपका पौधा खिला नहीं होता ना, तो पता है वो कौन उसे प्रोटेक्ट करता है, उन्हें प्रोटेक्ट करता है सेपल्स। सेपल्स क्या होते हैं, ग्रीन लीफ जो कि प्रोटेक्ट करते हैं। डेफिनेशन में आगे दिखा दूंगा, आगे देखते हैं। अगला है पेटल्स। पेटल्स क्या होता है, ये जो आप पिंक कलर का देख रहे हो, जो आपके फ्लावर को कलरफुल टेक्सचर देता है, वो जो आपके फ्लावर की पत्तियां होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, पेटल्स। ठीक है, अब देखते हैं, ये तो बहुत सिंपल था। अब आता है इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट चीज समझना। देखिए, मैं कुछ चीज मार्क कर रहा हूं बेटा, ध्यान से देखना। ये देख पा रहे हो, ये देख पा रहे हो, एक डंडी सी दिख रही होगी है, इस डंडी सी को पता क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, यहां पर आपका मेंशन भी होगा, इसको हम बोलते हैं क्या, फिलामेंट। इधर देख लेते हैं, यहां पर मेंशनड है, ये जो डंडी सी आपको दिख रही है ना हर जगह पे, इनको हम बोलते हैं क्या, फिलामेंट। क्या बोलते हैं बेटा, फिलामेंट। अब ये जो डंडी सी है, इसके ऊपर एक आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा ऐसा, है ना, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं एंथर। बेटा क्या बोलते हैं, एंथर। ऊपर वाला एंथर, नीचे वो जो स्ट्रक्चर है डंडी का, उसको हम बोलते हैं फिलामेंट। और एंथर और फिलामेंट को अगर हम दोनों को जोड़ दें, तो फिर हम उसको ओवरऑल को बोलते हैं हम क्या, स्टेमन। क्या बोलते हैं बेटा, स्टेमन। और ये जो स्टेमन है ना, ये पता क्या होता है, ये होता है आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फ्लावर के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना, वो पता क्या होता है, वो होता है स्टेमन। स्टेमन क्या है, दो पार्ट से मिलकर बना है। कौन कौन से, एंथर फिलामेंट, एंथर फिलामेंट, एंथर फिलामेंट। याद रखेंगे, टिप्स पे याद होगा, मेरे साथ बनाते चलना। एंथर फिलामेंट क्या है, स्टेमन। स्टेमन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। अब यहां पर गौर फरमाइएगा, ये देखो, ये दिख रहा होगा आपको स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा अलग से, है ना। अब देखिए, इस स्ट्रक्चर के तीन पार्ट हैं। ऊपर वाला जो पार्ट है, इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। ठीक है, ये जो डंडी है, ये जो बीच वाली डंडी आ रही है, इसको हम बोलते हैं स्टाइल। और ये जो आपको राउंड राउंड दिख रहा है ना, इसको हम बोलते हैं ओवरी। और ओवरी के अंदर पता क्या होता है, ओवरी के अंदर होता है आपका ओव्यूल। क्या होता है बेटा, ओव्यूल। याद रखेंगे, ठीक है, ओवरी के अंदर आ गया ओव्यूल। अब सुनो मेरी बात, इन तीनों को जब हम एक साथ मिला लेते हैं ना, तो इनको हम बोलते हैं क्या, पिस्टल। ये आपकी वो वाली पिस्टल नहीं है जो कि यूपी बिहार में चलती है, वो वाली पिस्टल नहीं है, दूसरी है। ठीक है,
तीन पार्ट को कॉम्बिनेशन में हम बोलते हैं पिस्टल, और पिस्टल जो है वो क्या होता है, वो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, स्टेमन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, पिस्टल। पिस्टल से याद रखना, पिस्टल, ठीक है, गोलीबारी, पिस्टल, ठीक है। तीन ऑर्गन है इसके, ये तीन मैंने आपको बता दिए। अब यहां पर रिप्रोडक्शन होता कैसे, उसके बारे में हम बात करते हैं। अब ध्यान से समझना, वैसे पूरी डिटेल में मैं बताऊंगा, बट आपको मैं एक बार ऊपर ऊपर समझा देता हूं ताकि आपके माइंडसेट एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये जो आपका एंथर है ना बेटा, इसको मैं क्लियर कर लेता हूं। ये जो आपका एंथर है ना बेटा ऊपर, ये जो आपका एंथर है, इस एंथर के पास पता है क्या है, इस एंथर के पास होते हैं पोलन ग्रेन। क्या होते हैं, पोलन ग्रेन। क्या होता है बेटा, पोलन ग्रेन, ठीक है। अब ये जो पोलन ग्रेन होते हैं ना, ये इन्हीं के पास जो है वो मेल गैमेट्स प्रेजेंट है। फ्लावर के जो मेल गैमेट्स है ना, वो कहां पर है, पोलन ग्रेन के पास, ठीक है। अब ये जो पोलन ग्रेन है ना, ये पोलन ग्रेन उड़ते उड़ते यहां पर आ जाते हैं। कहां पर आ जाते हैं, स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है। और स्टिग्मा के पास क्या है, अभी डेफिनेशन सबकी बताऊंगा, अभी ध्यान से सुन लो प्रोसेस। स्टिग्मा के पास क्या है, कुछ ग्लू सब्सटेंस है, मतलब स्टिकी सब्सटेंस है। तो जैसे ही पोलन ग्रेन उड़ते उड़ते यहां पर आते हैं ना, तो यहां पर चिपक जाते हैं। अब जब वो चिपक जाते हैं तो उसके आगे का क्या प्रोसेस होता है वो आपको यहां पर समझ आएगा, देखिएगा। अब पोलर ग्रेन यहां पर चिपक गया, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या होता है, पोलन ग्रेन ना एक ट्यूब बनाने लगता है, और इस ट्यूब को हम बोलते हैं पोलन ट्यूब। ये डायग्राम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पोलन ट्यूब। अब ये पोलन ट्यूब कहां तक जाती है, ये ट्यूब जाती है ओवरी तक। कहां तक बेटा, ओवरी तक। अब इस ट्यूब की मदद से ये जो मेल गैमेट है, मेल गैमेट ट्रांसफर होता है और यहां पर आ गया, ठीक है। ओवरी के पास क्या है, ओवरी के पास है ओव्यूल। ओवरी के पास क्या है, ओव्यूल। ओव्यूल क्या है, फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट को मेल गैमेट मिल गया, तो क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन। अब जब फर्टिलाइजेशन होता है बेटा, तो क्या बनता है, अरे बोल यार, जाइगोट। जब जाइगोट बनता है तो क्या बनता है, एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो धीरे 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 ग्रो करता जाता है, और यहां पर पता है क्या बन जाता है, ये बन जाता है फ्रूट। क्या बन जाता है बेटा, फ्रूट। आपने देखा होगा, पहले फ्लावर आता है पौधों के अंदर, फिर फ्लावर के बाद क्या आता है, फ्रूट आता है। तो फ्रूट कैसे आता है, इस प्रोसेस से। प्रोसेस क्या है, पोलर ग्रेन आया कहां पर, ऊपर स्टिग्मा पे। स्टिग्मा के बाद पोलन ग्रेन ने एक ट्यूब बनाई जिसको हम बोल रहे हैं पोलन ट्यूब, और उस ट्यूब ने रास्ता ढूंढ के कहां पर आ गया, वो ओवरी के अंदर। ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल। ओव्यूल के पास क्या है, फीमेल गैमेट। अब मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों मिलते हैं कहां पर, यहां पर। तो क्या कर लेते हैं, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जाइगोट। जाइगोट के बाद एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के बाद फ्रूट। क्लियर, बोलो, एकदम क्लियर। अब इसी चीज को डिटेल में डेफिनेशन बाय डेफिनेशन पढ़ते हैं। आ जाइए, एक एक करके उठाते हैं और देखते हैं क्या क्या इन सबकी डेफिनेशंस हैं, ठीक है। देखते हैं। पहली चीज, सेपल्स। सेपल्स को बोलते हैं काइलेक्स, ये इसका साइंटिफिक नेम है, याद करने की जरूरत नहीं है, आप बस सेपल्स याद कर लो। सेपल्स का काम क्या होता है, यूजुअली ग्रीन एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द फ्लावर ड्यूरिंग अ बड स्टेज। जब अपना फ्लावर छोटा है ना, बेचारा नन्ना मुन्ना सा है ना, तो उसको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, प्रोटेक्ट उसको सेपल्स कर रहे हैं। पेटल्स क्या होते हैं, पेटल्स को हम कोरोला भी बोलते हैं, और ये क्या होता है, पेटल्स आर यूजुअली ब्राइट सब्सटेंस, ब्राइट कलर के होते हैं ना, कलरफुल ब्राइट, और इनकी फ्रेग्रेंस भी होते हैं। जैसे गुलाब का फूल, बहुत ज्यादा खुशबू आती है उसमें से, आपने देखा होगा है ना, किस वजह से आती है, पेटल्स की वजह से। अगला देखते हैं एंथर। बेटा अगला क्या है, अगला है हमारा एंथर। इसको मैं थोड़ा साइड कर देता हूं, विजिबल है ना, एक मिनट, हाँ अब ठीक है। सुनो, अगला है मेरा एंथर। एंथर क्या है, एंथर के अंदर क्या है बेटा, एंथर के अंदर है पोलन ग्रेन, याद रखेंगे। प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन विच कंसिस्ट ऑफ मेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स होते हैं। अगला देखते हैं फिलामेंट। फिलामेंट क्या है, इट्स फॉर्म द स्टैक दैट बियर्स द एंथर। मतलब ये डंडा है जो कि एंथर से कनेक्टेड है, ठीक है। एंथर मतलब आप ये मान लो कि जो फिलामेंट है ये एक तरीके से सपोर्ट दे रहा है किसको, एंथर को। अगला देखते हैं, अगला क्या कहलाता है, अगला है मेरा स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या होता है, स्टिग्मा वो चीज है जिसके पास कुछ स्टिकी सब्सटेंस है, ताकि जैसे ही पोलर ग्रेन आए तो उसके ऊपर चिपक जाए। डेफिनेशन लिखी हुई है। अगला देखते हैं स्टाइल। स्टाइल क्या होता है, स्टाइल होता है वो ट्यूब, वो जो आप देख रहे थे ना, वो जो वहां पर एक ट्यूब थी, दिखाता हूं। ये जो पूरी की पूरी ये जो ट्यूब है, ये जो ट्यूब है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं स्टाइल, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्या है, अगला है मेरा ओवरी। ओवरी क्या होता है, ओवरी होता है बेसल स्वेलन पार्ट ऑफ द पिस्टल। पिस्टल का जो स्वेलन पार्ट है जिसके अंदर एक्चुअली में ओव्यूल है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है मेरा ओवरी। अब ओव्यूल क्या होता है, ओव्यूल इज प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी, कंसिस्ट ऑफ फीमेल गैमेट, ठीक है। ओवरी के अंदर ओव्यूल है, और भैया ओव्यूल के पास क्या, ओव्यूल के पास है फीमेल गैमेट। हो क्या रहा है, पोलन ग्रेन आया है ना, पोलन ग्रेन के पास मेल गैमेट था, फिर वो अंदर आया, उसने पोलन ट्यूब बनाई, पोलन ट्यूब से मेल गैमेट अंदर गया, मेल गैमेट अंदर गया तो फीमेल गैमेट तो ऑलरेडी अंदर था,
वो दोनों फर्टिलाइज कर गए। भैया फर्टिलाइज कर गए तो क्या बना? जाइगोट, जाइगोट एम्ब्रियो, एम्ब्रियो फ्रूट। अरे बोल, अब यहां पर एक सवाल तुम्हारे मन में आना चाहिए कि भैया ये पोलन ग्रेन वहां से एंथर से स्टिग्मा तक कैसे आया? हाउ, कैसे आया? और इसी चीज को हम पढ़ते हैं। देखो एक प्रोसेस होता है, इसको आगे करो, एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन। कहां गया पॉलिनेशन? कहां गया भैया पॉलिनेशन? पॉलिनेशन, हाँ, एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टेमन, है ना, टू स्टेमन, मतलब सॉरी स्टेमन बोल रहा हूं, एंथर ऑफ द स्टेमन टू द स्टिग्मा। स्टिग्मा, स्टेमन तो वो है, स्टेमन तो एक तरीके से मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है स्टेमन, जिसमें एंथर और फिलामेंट को दोनों को एक साथ हम स्टेमन बोलते हैं। अब जो आपका पोलन ग्रेन है ना, वो कहां से जाएगा? एंथर से स्टिग्मा तक। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। एक नंबर में बहुत बारी डेफिनेशन पूछी जाती है, याद कर लेंगे, ठीक है। अब ये पॉलिनेशन हो कैसे रहा है, किसकी मदद से हो रहा है? तो देखते हैं पॉलिनेशन किसकी मदद से होता है। देखो अब इसको पढ़ाते हैं। पॉलिनेशन के दो एजेंट्स होते हैं, पहला होता है अबायोटिक, दूसरा होता है बायोटिक। अबायोटिक का मतलब होता है जो कि जिंदा नहीं है, नॉन लिविंग, जैसे कि विंड, वाटर। कभी कभार क्या होती है, बहुत तेज हवा चलती है और जो पोलन ग्रेन है ना वो इधर से उड़ के इधर पहुंच जाता है, ठीक है। जबकि कभी कभार क्या होते हैं ना, बहुत सारे इंसेक्ट्स होती हैं, बर्ड्स होती हैं, जो कि जो फ्लावर के पोलन ग्रेन है उसको इधर से उठाकर यहां पर ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन क्या है? अबायोटिक और बायोटिक। क्लियर? बताओ, अबायोटिक क्या है? नॉन लिविंग। बायोटिक क्या है? ठीक है, लिविंग। चलिए अब देखते हैं। पॉलिनेशन होता है दो टाइप का। पहला टाइप होता है क्रॉस पॉलिनेशन, एक होता है आपका सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या है? देखो डेफिनेशन, पोलन ग्रेन्स फ्रॉम अ फ्लावर आर कैरिड टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। मतलब पोलन ग्रेन कहां है? एंथर के अंदर। एक फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा में, सेम फ्लावर है, उसी का ही अपना क्या है? एंथर है, उसी का स्टिग्मा है। अगर इधर से उधर ट्रांसफर हो गया तो वो क्या कहलाएगा? सेल्फ पॉलिनेशन। क्योंकि खुद ही के एंथर कहां पर गए हैं? खुद ही के आपके वहां पर गए स्टिग्मा तक। बट अगर कभी कभार क्या होता है, चिड़िया जो होती हैं आपकी, बर्ड्स जो होती हैं, इंसेक्ट्स जो होती हैं, वो एक फ्लावर का एंथर से पोलन ग्रेन उठाएंगी और वो दूसरे फ्लावर जो कि बहुत दूर है, किसी और फ्लावर के अपने स्टिग्मा के ऊपर उसको डाल देंगी। तो वो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? पोलन ग्रेन फ्रॉम अ फ्लावर आर कैरिड टू द स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट फ्लावर, दूसरे फ्लावर के अंदर, ठीक है, दूसरे फ्लावर के अंदर। ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, स्टार मार्क कर लेना, स्टार मार्क कर लेना, ठीक है बेटा, स्टार मार्क कर लेना। अब देखो, सच फ्लावर डू नॉट नीड एनी पॉलिनेटिंग एजेंट। अब देखो खुद ही के अगर खुद ही के एंथर से खुद ही के स्टिग्मा तक पहुंचाना है तो क्या किसी पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत है? नहीं है, वो तो खुद से चला जाएगा। बट अगर किसी और के फ्लावर से किसी और तक पहुंचाना है तो उसके लिए तो भैया एक पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, यहां पर कुछ डेफिनेशन भी लिखी हुई है कि सेल्फ पॉलिनेशन आर लेस फेवरेबल। सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है वो लेस प्रेफरेबल होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम खुद ही के ही पोलन ग्रेन को उठा के खुद ही के ही अपने फ्लावर के अंदर डालेंगे तो उससे पता क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशन नहीं आता। जेनेटिक वेरिएशन बताया था ना आपको, हाँ, जेनेटिक वेरिएशन नहीं आता। और जब जेनेटिक वेरिएशन नहीं आता ना तो उससे क्या नहीं होता, एवोल्यूशन नहीं होता। बट जब हम क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं तो क्या आता है, जेनेटिक वेरिएशन आता है और बहुत सारी कैटेगरीज के प्लांट्स बन सकते हैं उस जेनेटिक वेरिएशन की मदद से, ठीक है। ये तीन डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, फटाफट से नोट करो जब तक मैं पानी पीता हूं। क्लियर? बताओ, क्लियर? तीनों डिफरेंस क्लियर? हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि एक प्लांट था, प्लांट के पास क्या था भैया, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन क्या कर रहा था, पोलन ग्रेन जो है वो कहां पर था, एंथर के अंदर था। एंथर छोड़ के कहां है, स्टिग्मा के अंदर। स्टिग्मा के बाद उसने क्या करा और वो उड़ के कैसे आया, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन कैसे हो रहा है, या तो बायोटिक फैक्टर या तो अबायोटिक फैक्टर। उसके अलावा पॉलिनेशन के दो टाइप हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। याद रहेगा, याद रहेगा, है ना। उसके बाद क्या हुआ, पोलन ग्रेन पहुंच गया स्टिग्मा के ऊपर। अब स्टिग्मा के ऊपर क्या हुआ, उसने एक पोलन ट्यूब बनाई। पोलन ट्यूब की मदद से मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंचा, फ्यूज करा, फर्टिलाइजेशन हुआ, क्या बना, मेरे साथ बोलो, जाइगोट बना। जाइगोट से क्या बना बेटा, एम्ब्रियो बना। एम्ब्रियो से क्या बना बेटा, फ्रूट बना। बहुत बढ़िया। अगर आप यहां तक क्लियर है तो आपका फ्लावर वाला पोर्शन एकदम आपको क्लियर हो चुका है।
चलिए फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं। देखो यहां पर बहुत सारी ऐसी लैंग्वेज लिखी है जो कि आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो जरूरी नहीं है बेटा कि आप बुकिश लैंग्वेज को लिखकर आओ। अगर फर्टिलाइजेशन इन प्लांट पे सवाल आता है, जरूरी नहीं है बुकिश लैंग्वेज को लिखकर आओ, बट ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम तो बेटा आपको बनाना ही पड़ेगा, है ना, किसी भी हालत में। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख के आ सकते हो। बस आपको पार्ट सारे याद रहने चाहिए, ठीक है। याद रखेंगे पोलन ग्रेन के पास क्या है, मेल गैमेट, और ओव्यूल के पास क्या है, फीमेल गैमेट। याद रहेगा, बोलो हाँ है ना, अरे बोलो हाँ है ना। पूरी सिस्टम समझ आ गया क्या, सिस्टम क्लियर है क्या, सिस्टम बोलो, सिस्टम क्लियर है क्या तुम्हें, बताओ। अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद। फर्टिलाइजेशन हो गया, फ्रूट बन गया। अब फर्टिलाइजेशन के बाद पता है क्या हुआ, वो जो आपका ये जो हम ऐसे ट्यूब बना रहे थे ना, ऐसे ट्यूब बनाकर ऐसे एक राउंड से बना रहे थे, वो जो आपकी ओवरी थी ना, ओवरी, ये आपकी ओवरी थी, ये ओवरी पता है किसमें कन्वर्ट हो गई, ओवरी कन्वर्ट हो गई आपकी फ्रूट के अंदर, क्योंकि मैंने आपको बताया ओवरी फ्रूट में बन गई। और याद करो ओवरी के अंदर कुछ था जिसको हम बोल रहे थे ओव्यूल, याद आ रहा है, बोल याद आ रहा है, ओव्यूल। हाँ, वो जो ओव्यूल है ना, वो पता है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है सीड के अंदर। अरे भाई फ्रूट खाए हैं, उनके अंदर सीड होते हैं, बीज होते हैं, वो बीज पता है क्या है, वो बीज है ओव्यूल। ओवरी तो फ्रूट बन गई, और जो अंदर ओव्यूल था ना, जिसके अंदर आपका क्या था, फीमेल गैमेट था, वो ओव्यूल क्या बन गई, ओव्यूल सीड बन जाती है। तो आप जो बीज फेंकते हो ना, वो एक्चुअली में ओव्यूल होता है। गॉट इट, पॉइंट समझ गए, पूरी थ्योरी समझ गए। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हुआ, ये सवाल बार बार पूछा गया एमसीक्यू के अंदर कि फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी किसमें कन्वर्ट होता है और ओव्यूल किसमें कन्वर्ट होता है। याद रहना चाहिए, ओवरी फ्रूट बन जाता है, ओव्यूल सीड बन जाता है। अरे बोल यार, अरे क्लियर है क्या, बस इतना सिंपल। अरे कहानी इतनी आसान है, तुम वैसे ही टेंशन लेते हो। वो डायग्राम बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, बस तुम टेंशन बहुत लेते हो। मेरी जान थोड़ी टेंशन लेना कम कर, ठीक है ना। उतना मुश्किल नहीं है जितना कि तू सोच रहा है, उतना टफ नहीं है जितना कि तू सोच रहा है, समझ रहे हो, बहुत सिंपल है। बस थोड़ा धैर्य, थोड़ा फोकस लगाना पड़ेगा। अगर फोकस लगाने को तैयार हो, तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा यार, तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीड जर्मिनेशन, एक छोटा सा टॉपिक है सीड जर्मिनेशन, उसके बाद आपका प्लांट पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। सीड जर्मिनेशन क्या बोलता है, हम यहां पर सीड के पार्ट्स पढ़ने वाले हैं कि जो बीज है ना, बीज बना किससे बेटा, बीज किससे बना है, ओव्यूल से। वो ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो गया, ओव्यूल कन्वर्ट हो गया सीड के अंदर। अब ये सीड दिखता कैसा है और सीड के पार्ट्स कैसे हैं वो देख लेते हैं। देखो ये सीड दिखता है बेटा कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार का। अब इस सीड के हैं 3 पार्ट जो कि आपको याद रखने हैं, इसके हैं 3 पार्ट्स जो कि आपको बेटा याद रखने हैं। देखो याद रखने हैं तो रखने हैं, है ना। मुझे पता है तुम बोलोगे भैया यार इतने सारे कैसे याद करने, करना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है, प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा। सीड्स के 3 पार्ट देखिए, पहला पार्ट है आपका क्या, कोटिलेडन। क्या है, कोटिलेडन। एक पार्ट होता है आपका इसकी जो ये आप सीड देख रहे हो ना, इसकी आउटर कवरिंग। क्या है आपकी आउटर कवरिंग, यहां पर आपके दिखा भी रखी होगी, सीड कोट। सीड कोट 3 पार्ट्स नोट कर लो, सीड कोट, कोटिलेडन, एम्ब्रियो एक्सिस, ठीक है। सीड कोट क्या है, जो सीड को प्रोटेक्ट कर रही है, कोटिंग जो ऊपर से कवरिंग दे रही है कि सीड खराब ना हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, सीड कोट। अब कोटिलेडन क्या होता है देखते हैं। देखो जब मैंने इस सीड को बीच से काटा तो ऐसे इसको 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया। अब ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये जो अंदर है, इस पार्ट को हम बोलते हैं क्या, कोटिलेडन। कोटिलेडन का काम क्या है बेटा, फूड स्टोरेज। सीड को बड़ा होने के लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए, न्यूट्रिएंट्स कौन देगा, अरे कोटिलेडन देगा ना। कोटिलेडन कह रहा है भाई मेरे पास है, मेरे पास बहुत सारा खाना है, मेरे पास न्यूट्रिएंट्स है, मुझसे लेना, टेंशन क्या ले रहा है। सीड के 3 पार्ट कौन कौन से, सीड कोट, कोटिलेडन, एम्ब्रियो एक्सिस। सीड कोट क्या कर रहा है, कवरिंग। कोटिलेडन क्या कर रहा है, फूड स्टोरेज। और एम्ब्रियो एक्सिस क्या कर रहा है, एम्ब्रियो एक्सिस जो है ना उसके 2 पार्ट होते हैं, ध्यान से देखना। एम्ब्रियो एक्सिस ये है, इसके हैं बेटा 2 पार्ट, एक पार्ट है प्लूमिल और एक है रेडिकल। याद रखना ये एमसीक्यू के अंदर बार बार पूछी जाती हैं दोनों टर्म्स। प्लूमिल क्या होता है, ये जो सीड है ये बड़े होकर क्या बनेगा बेटा, प्लांट बनेगा। प्लांट का एक शूट होता है, ना, स्टेम होता है ना, और एक प्लांट की एक रूट होती है, एक नीचे जाती है जमीन के, है ना। तो जो रूट बनती है ना वो तो आपकी रेडिकल बनती है। ये जो है ना नीचे का पार्ट, ये बड़ा होके क्या बनती है, रूट बनती है। इस पार्ट को हम बोलते हैं रेडिकल। और जो ऊपर वाला पार्ट है ना जो कि शूट बनेंगे, उसको हम बोलते हैं प्लूमिल। क्या बोलते हैं बेटा, प्लूमिल। याद रखेंगे, शूट, प्लूमिल, रूट्स, रेडिकल। क्लियर, 3 पार्ट्स पढ़ लिए, तीनों पार्ट्स क्लियर। क्या सीड का कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं, सीड बना किससे है, ओव्यूल से। एक बार फटाफट से प्लांट वाला एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम ह्यूमंस के ऊपर आगे बढ़ेंगे। प्लांट्स में से हर बार एक सवाल आता है, तो प्लीज थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ लो, क्योंकि उतना मुश्किल नहीं है जितना तुम्हें लग रहा है। एक बार पार्ट्स को देखते चलेंगे, रिवाइज करेंगे एंड देन आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
प्लांट्स के अंदर क्या क्या पढ़ लिया हमने पढ़ लिया प्लांट्स के कुछ पोर्शंस, जैसे कि पहला हमारा पोर्शन है सेपल्स प्रोटेक्ट करते हैं। पेटल्स क्या होते हैं, कलरफुल हैं, बहुत ज्यादा कलरफुल है और खुशबू भी आती है। उसके अलावा क्या है, ये जो डंडी सा स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं फिलामेंट, और उसके अलावा जो ऊपर ये राउंड स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं एंथर। एंथर के पास क्या है, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन के पास क्या है, मेल गैमेट। उसके अलावा ये जो आप देख पा रहे हो ये जो राउंड सा है ये है ओवरी। ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर क्या है, फीमेल गैमेट। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इसको हम बोलते हैं स्टाइल, और जो ऊपर वाला सब्सटेंस है ये, इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा के पास क्या है, स्टिकी सब्सटेंस। होता क्या है, पोलन ग्रेन आया, पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर चिपक गया, और उसके बाद ये वाला प्रोसेस होने लगता है, एक ट्यूब बन जाती है जिसको हम बोलते हैं पोलन ट्यूब, और उसकी मदद से मेल गैमेट कहां पर पहुंचता है, फीमेल गैमेट तक। क्या होता है, बोलो, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, जाइगोट। जाइगोट बेटा एम्ब्रियो। कहानी है, कहानी की तरह याद रखेंगे। एम्ब्रियो क्या बनता है, फ्रूट, है ना, क्लियर, क्या बन गया, फ्रूट। अब फ्रूट की जो सीड है वो क्या है, वो है आपकी ओव्यूल। ओव्यूल क्या बनती है, बाद में जाके सीड बन जाती है। अब सीड के कौन से पोर्शन होते हैं, 3 पोर्शन होते हैं, तीनों आपको बता दिए, याद रखना। प्लूमिल और रेडिकल। प्लूमिल क्या होता है, फ्यूचर स्टेम, और रेडिकल क्या होता है, फ्यूचर रूट, जो कि रूट बनने वाली है। बताओ, अरे बोले यार, इतना सिंपल थी कहानी। यहां पर आपकी कहानी क्लियर। अगर यहां तक सब कुछ समझ में आया है तो एक बार फटाफट से लिखेंगे ओ और के, ओके। ओ और के, ओके, फटाफट से लिखते हैं ओ और के, ओके। बताएं, स्टार्ट करते हैं। अब कहानी आगे बढ़ रही है, सिलसिला आगे बढ़ रहा है, कहां पर, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर। इसको भी कहानी की तरह समझ लेंगे, कुछ मुश्किल नहीं है जितना तुम्हें लग रहा है ना, बहुत सिंपल है। देखो, आ जाओ। देखो, जर्म सेल मैंने आपको बता दिया। पहली चीज, जर्म सेल क्या होते हैं, वही जर्म सेल होते हैं आपके सेक्स सेल, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कहीं पर भी जर्म सेल अगर लिख के आता है एग्जाम के अंदर, वो होता है सेक्स सेल। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसलिए बार बार बता रहा हूं, ठीक है। अब सुनो, मेल के अंदर, ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, मेल के अंदर कौन से होते हैं, स्पर्म सेल। फीमेल के अंदर क्या होते हैं, क्या होते हैं, ओवम। क्या बोलते हैं उनको हम, ओवम, ठीक है, उनको हम बोलते हैं ओवम, या फिर एग भी लिखा जाता है कहीं कहीं पर, है ना, एग भी लिखा जाता है, कंफ्यूज मत होना। ओवम हम ओवम ही बोलेंगे, बट कहीं कहीं एनसीईआरटी के अंदर एग भी लिखा जाता है, कंफ्यूज नहीं होना। शुरू करते हैं हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के साथ, बट उससे पहले एक चीज तुम्हें बता देता हूं, जो कि होती है क्या, पुबर्टी। पुबर्टी क्या होती है, पुबर्टी एक ऐसी एज है, पहले डेफिनेशन देखो, इज द टाइम पीरियड और द स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ड्यूरिंग विच एन इंडिविजुअल शोज ग्रोथ एंड बिकम मैच्योर। एक ऐसा समय है जिसके अंदर एक ह्यूमन बीइंग सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है। इसका मतलब नहीं है कि वो जाके सेक्स कर लेगा, ये एक्चुअल मतलब नहीं है। इसका एक्चुअल मतलब ये है कि वो, उसके जो ऑर्गन्स हैं वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं, बट मेंटली तो मैच्योर नहीं हुआ ना, इसलिए तो शादी की उम्र दे रखी है 18 साल, 21 साल, जो भी दे रखी है ना। तो एक ऐसी एज होती है जो कि फीमेल्स के अंदर अराउंड होती है, फीमेल्स के अंदर होती है 10 से 12 साल से शुरुआत हो जाती है, और लड़कों के अंदर थोड़ी लेट होती है, अराउंड 12 साल शुरू होती है, ठीक है। उस एज को हम बोलते हैं पुबर्टी की एज, है ना। अब लड़कों के अंदर थोड़ी लेट शुरू होती है, इसका एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है, आपने देखा होगा जब आप क्लास 8th में थे, है ना, तो आपने देखा होगा 8th 9th के अंदर जो लड़कियां थी उनकी हाइट तो अचानक से इंक्रीज हो गई थी, बट लड़कों की हाइट छोटी थी। बट जैसे तुम 10th में आए, 9th में आए, तो लड़कों की हाइट अचानक से इंक्रीज होना शुरू होती है। देखा है कभी, नोट करा है, लड़कों की हाइट लेट इंक्रीज होती है। पता है क्यों, क्योंकि लड़कों की पुबर्टी की एज लेट आती है, जबकि लड़कियों की 2 साल पहले ही तुमसे पुबर्टी की एज शुरू हो जाती है, ठीक है। पुबर्टी के अंदर कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि हेयर ग्रोथ हो जाती है, वॉइस चेंज हो जाती है, लड़कों के अंदर वो अमिताभ बच्चन वाली आवाज आ जाती है, नमस्कार भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं केबीसी, वो वाली आवाज हमारे अंदर आ जाती है, मतलब वो सारी चीजें आ जाती हैं। ये सारे चेंजेस आपके लिए लिख रखे हैं। पुबर्टी के अंदर क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, फीमेल के अंदर लिख रखे हैं, मेल के अंदर ये सारे के सारे चेंजेस लिख रखे हैं। क्या इस पे सवाल आता है, बहुत कम चांसेस हैं इस पे सवाल आता है, बट हाँ पुबर्टी की डेफिनेशन पे सवाल आ सकता है, ठीक है। पुबर्टी की डेफिनेशन पे सवाल बिल्कुल आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं विद द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। अब इस ऑर्गन को, इस डायग्राम को बनाने की बेटा प्रैक्टिस कर लेना, यह भी पूछा जा सकता है, डबल स्टार मार्क यहां पर भी कर लो। डायग्राम मेल रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव, दोनों में से एक डायग्राम पूछा ही जाता है, ऐसा मान लो आप, हर बार एक डायग्राम आ ही जाता है, तो बेटा थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके जाना। अब देखते हैं, इसको समझते हैं। पहले हमारा देखो वही प्रोसीजर है, हम कहानी की मदद से समझेंगे, फिर उसके बाद आपको डेफिनेशन दिखाऊंगा। तो पहले पूरे प्रोसीजर को समझेंगे, फिर एक एक करके डेफिनेशंस देखेंगे। देखिए, नीचे से शुरू करते हैं, नीचे से शुरू करते हैं, एक मिनट, नीचे शुरू करते हैं। ये क्या है, ये है आपकी टेस्टिस। याद करो, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के अंदर एक चीज के बारे में हमने जिक्र करा था, जिसका नाम था टेस्टोस्टेरोन। मैंने आपको बताया था एक ऐसा हार्मोन जो कि मेल के अंदर होता है, टेस्टोस्टेरोन, है ना, उसको कौन सेक्रेट करता था, टेस्टिस। अब यही टेस्टिस जो है वो क्या,
वो आपके जो मेल गैमेट हैं, जो कि स्पर्म सेल है, उसको भी यही सेक्रेट करेगा, है ना। अब टेस्टोस्टेरोन से आपकी कहानी आपको बता देता हूं। आज हमारा साइंस का यहां पर आखिरी लेक्चर है, इसके बाद हमारे सारे चैप्टर खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए जो कि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, चिंटू लाल मिंटू लाल की कहानियां, है ना, हमने पहले लेक्चर से शुरुआत करी थी। आज चिंटू लाल को जस्टिस हम देने वाले हैं। कैसे? देखो, अब कहानी में एक ट्विस्ट आ जाता है। ये था आपका चिंटू लाल। आपको कहानी का बैकग्राउंड तो याद होगा कि भैया चिंटू लाल के पास ना थी बॉडी, ना थी गाड़ी, ना था घर, और महबूबा कहां चली गई थी? मिंटू लाल के पास। बट अब चिंटू लाल को एक जादूगर की गोली मिल जाती है। उस गोली से क्या होता है कि इसका टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है हार्मोन का। जब टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होता है तो फिर वो जिम जाने लगता है, उसकी मसल बन जाती है, बॉडी बन जाती है, और अचानक से चिंटू लाल इंटेलिजेंट भी होने लगता है। ठीक है, तो चिंटू लाल के पास अब घर है, गाड़ी है, और ये मसल्स भी बना लिए भैया, मसल्स भी बना लिए चिंटू लाल ने। अब जब चिंटू लाल के पास सब कुछ है तो चिंटू लाल की महबूबा फिर से आने की कोशिश करती है चिंटू लाल के पास। बट अब तुम्हारा चिंटू लाल बन चुका है एक सिग्मा मेल, जो कि बोलता है कि अब मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है और मैं अब जिंदगी में खुश हूं। और यहां पर हमारी चिंटू लाल मिंटू लाल की कहानी फाइनली हमारे आखिरी लेक्चर में खत्म होती है। तो आप कमेंट में मत लिखना जस्टिस फॉर चिंटू लाल, मिल गया जस्टिस से। ठीक है, चलो वापस आते हैं स्टोरी से हटके, हम आ रहे हैं हमारे ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर। देखिए, हमने कहां तक पढ़ लिया था? हमने पढ़ लिया था कि भाई टेस्टिस है, टेस्टिस के दो काम, क्या? एक तो टेस्टोस्टेरोन, दूसरा क्या? स्पर्म सेल। ठीक है, अब ये जो टेस्टिस है ना, ये एक ऐसे बॉक्स के अंदर इनको प्रोटेक्ट किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। क्या बोलते हैं बेटा? स्क्रोटम। सिमिलरली हमारा जो ब्रेन था, जो हम कंट्रोल कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे थे, याद करो, उसके अंदर मैंने आपको बताया था आपका ब्रेन भी एक बक्से के अंदर कैद है। उस बक्से को क्या बोलते थे? उस बक्से को हम बोलते थे क्या? बोलो, क्रैनियम। याद आ रहा है? एक क्रैनियम होता था, ब्रेन अंदर है। हाँ भाई, उसी प्रकार से स्क्रोटम क्या है? जो कि आपके टेस्टिस को प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि टेस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। अब देखो, एक दो चीजें समझना। टेस्टिस क्या करती हैं? आपका यहां पर स्पर्म सेल को सेक्रेट कर देती हैं। ठीक है, अब ये स्पर्म सेल ना यहां पर एक स्टोर हो जाते हैं, ग्लैंड होता है यहां पर, आपके एनसीईआरटी के अंदर मार्क नहीं कर रखा, उस ग्लैंड को बोलते हैं एपिडाइमिस। अभी पढ़ा दूंगा उसके बारे में। ठीक है, वहां पर क्या होता है, आपका जो स्पर्म सेल है वो ऐसे यहां पर स्टोर हो जाता है। कहां पर? एपिडाइमिस के अंदर। अब क्या होता है, ये जो आपका स्पर्म सेल है, ये एक ट्यूब की मदद से बाहर आता है। इस ट्यूब को हम बोलते हैं क्या? वास डिफरेंस। क्या बोलते हैं? वास डिफरेंस। अब देखो, वास डिफरेंस की मदद से बाहर गया, बाहर गया, बाहर गया, बाहर गया, बाहर गया। अब बाहर बैठे हैं दो गुंडे, बाहर बैठे हैं दो गुंडे। कौन कौन से दो गुंडे? देखते हैं। पहले गुंडे का नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड। और दूसरा एक गुंडा यहां पर और बैठा रहता है, जिसको हम बोलते हैं सेमिनल वेसिकल। क्या बोलते हैं? सेमिनल वेसिकल। दो गुंडे बाहर बैठे हैं, और वो गुंडे बोलते हैं कि भाई स्पर्म सेल जा रहा है, अच्छा हम भी थोड़ा बहुत योगदान दे देते हैं यार, है ना, थोड़ा बहुत, हमसे भी थोड़ा पाप, हमने बहुत पाप करे हैं जिंदगी में, थोड़ा पुण्य करा लो हमसे, थोड़ा योगदान दे देते हैं। तो वो क्या करते हैं? स्पर्म सेल में कुछ फ्लूइड मिक्स कर देते हैं, कुछ फ्लूइड मिक्स कर देते हैं। कौन कौन? सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड। अब वो जो फ्लूइड मिक्स करते हैं ना, उससे क्या होता है कि जो स्पर्म सेल है वो बहुत ज्यादा और लिक्विड फॉर्मेट के अंदर आ जाता है, तो वो बहुत अच्छी तरीके से मूव कर सकता है। अच्छा, जो फ्लूइड ऐड करते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे जब हम डेफिनेशंस देखेंगे। ठीक है, अभी तक आप इतना समझो। यहां पर दो गुंडे थे, इन्होंने क्या करा? इन्होंने भैया बोला कि भाई हम भी कुछ मदद करते थे, इन्होंने फ्लूइड ऐड कर दिया। अब ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन ये जो स्पर्म सेल है, इसके अंदर फ्लूइड ऐड हो गया, और मिलकर उन्होंने क्या बनाया? उन्होंने बनाया सीमेन। अब इसके बारे में बात करेंगे। अब वो जो सीमेन है वो आपके पेनिस के थ्रू यहां से इजैकुलेट हो जाता है। इजैकुलेट का मतलब है बाहर आ जाता है। बोलो, क्लियर? कोई समस्या? कोई समस्या? अब एक एक करके ये पूरा प्रोसीजर जो हमने समझा बहुत सिंपल है। मेल के अंदर कुछ दिक्कत नहीं आती, फीमेल के अंदर दिक्कतें आएंगी, वो आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा। इसकी अब हम डेफिनेशन एक एक करके समझ लेते हैं। आ जाओ जल्दी देखते चलेंगे। टेस्टिस क्या होते हैं वो मैंने आपको बता दिया। दो काम टेस्टिस के, स्पर्म सेल और टेस्टोस्टेरोन। दूसरा स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या होता है? जो कि टेस्टिस को कंटेन करते हैं, जो कि उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला देखते हैं एपिडाइमिस, जो मैं आपको बता रहा था। एपिडाइमिस क्या होता है? एपिडाइमिस ना आपके टेस्टिस के जस्ट ऊपर होता है। ये क्या करता है? आपको जो स्पर्म सेल है ना उसको स्टोर करके रखता है। तो उसका काम क्या है? इसका काम है स्टोर करना, रखता है कुछ समय के लिए स्टोर करना, इसका काम है एपिडाइमिस का। अगला देखते हैं सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार सवाल आता है यहां से। देखो अरे भैया कहां गया पेन? आ जाओ। हाँ, स्टार स्टार। अब देखो ये क्या करते हैं? कुछ लिक्विड को सेक्रीट कर रहे हैं। अब उस लिक्विड से क्या हो रहा है, ध्यान से देखना। ये लिक्विड जो होता है प्रोटेक्ट करता है स्पर्म सेल को फ्रॉम, क्या बोलता है? फ्रॉम एसिडिटी। देखो अगर बहुत ज्यादा एसिडिक मीडियम में स्पर्म सेल गया ना तो मर जाएगा। बट ये दो ग्लैंड क्या करते हैं? कुछ फ्लूइड्स देते हैं, जिनकी मदद से अब जो स्पर्म सेल है वो बहुत ज्यादा एसिडिक मीडियम को भी बर्दाश्त कर सकता है। वो मरेगा नहीं, वो जिंदा रहेगा। किसकी मदद से?
प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल की मदद से। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, ये हो गया। उसके अलावा इसका एक और काम है, ये जो लिक्विड दे रहा है इसका क्या काम है, ध्यान से देखना, सेक्रीशन ऑल्सो इंक्रीजेस स्पर्म मोटिलिटी। स्पर्म मोटिलिटी मतलब स्पर्म में बहुत अच्छी तरीके से मूव कर सकता है। दो काम जो कि सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड ने करे, वो क्या क्या है? पहला काम है बोलो एसिडिटी से बचाना, दूसरा काम है उसको लिक्विड फॉर्मेट में लाना जिससे कि वो इजीली मूव कर पाए। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्या है, अगला क्या? अच्छा हाँ, और इसी को, ये जो हमने लिक्विड को ऐड करा लिया स्पर्म सेल में, इसको हम बोलते हैं सीमेन। क्या बोलते हैं? सीमेन। ठीक है, क्या बोलते हैं? अब इसको हम कलेक्टिवली हम बोल रहे हैं इसको सीमेन। याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे, सीमेन क्या होता है ना? सीमेन इज द मिक्सचर ऑफ स्पर्म सेल विद जो लिक्विड वो दे रहे हैं, कौन कौन? सेमिनल वेसिकल और आपका दूसरा ग्लैंड प्रोस्टेट ग्लैंड। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, है ना। वास्ट डिफरेंट मैंने आपको बता दिया क्या है, एक तरीके से ट्यूब है जो कि आपके स्पर्म सेल को लेकर जाएगी। अगला क्या है? ब्लैडर। ब्लैडर आपको बता रखा है, बाकी जितने भी जो फंक्शंस हैं वो हमने ऑलरेडी कहां पर पढ़े थे, याद करो। लाइफ प्रोसेस के अंदर ब्लैडर क्या होता था, यूरिन को स्टोर करता था, वो सब हमने पढ़ रखा है। ठीक है, यूरेथ्रा क्या होता था ये भी पढ़ रखा है। बस एक चीज यहां पर जुड़ी है जो कि है पेनिस। ठीक है, पेनिस क्या होता है? पेनिस ही स्पर्म सेल को लेकर जाता है कहां तक? जो फीमेल की वजाइना होती है वहां तक। कौन लेके जाता है? पेनिस लेके जाता है। ठीक है, क्लियर? अरे बोलो, क्या इसमें हमें कहीं पर भी कोई भी समस्या आई? बताओ कितना सिंपल है, बच्चे परेशान रहते हैं। अरे बोले यार, कोई समस्या आई कहीं पर भी? कितना सिंपल है यार, याद रहेगा, याद रहेगा। डेफिनेशन वाइज भी बता दिया है ना। स्पर्म सेल बना नीचे, कहां पर स्टोर हुआ? ऊपर। क्या प्रोसेस है? एपिडेमिस, एपिडेमिस। उसके बाद क्या हुआ? वास्ट डिफरेंट उसको लेके गया, कहां तक लेके गया? ऊपर तक। ऊपर दो गुंडे बैठे थे, उन्होंने क्या करा? फ्लूइड दे दिया। उन्होंने फ्लूइड दे दिया, उस फ्लूइड की इंपॉर्टेंस क्या है वो बता दी। उसके बाद ये जो कंबाइन है इसको हम बोल रहे हैं सीमेन। सीमेन बाहर आ जाता है पेनिस के थ्रू। क्लियर? बताओ, एकदम क्लियर? कोई समस्या? आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए क्या? बताओ, आगे बढ़ जाए। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब बात करते हैं, अब बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। चलिए देखो, मेल वाला थोड़ा सिंपल था, अब यहां पर थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएंगी, बट आपको बहुत ज्यादा फोकस्ड रहना है। और जो हमारा कोड वर्ड था, कोड वर्ड क्या था बेटा? फोकस, 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 फोकस। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, इधर देखो, जल्दी आ जाओ बेटा। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं, आधे घंटे का और बचा है, ध्यान से देख लो। देखो, पहली चीज हम डायग्राम से देखते हैं, फिर भाई हमारी हम पूरी की पूरी पहले कहानी जान लेते हैं, फिर हम एक एक करके डेफिनेशन देखेंगे। देखो ध्यान से देखना, पहली चीज इसके अंदर क्या है? पहली चीज है ये जिसको हम बोलते हैं वेजाइना। ये क्या है बेटा? ये है हमारी वेजाइना। ठीक है, इसी के अंदर आपका जो पीनस है वो आता है, इसी के अंदर आपका पीनस आता है, ये होता है वेजाइना। अब देखो ये क्या है? ये है यूट्रस। ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो आप थैली जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हो, वी शेप स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं यूट्रस। अब यूट्रस और ये जो आपका वेजाइना है, इसके बीच में थिन लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं क्या? सर्विक्स। क्या बोलते हैं? सर्विक्स। मेरे साथ बोलेंगे, क्या बोलते हैं? सर्विक्स। अब देखना, अब देखना, यहां पर दो ट्यूब्स आप देख पा रहे होगे, एक ट्यूब ऐसे, एक ट्यूब ऐसे, एक ट्यूब ऐसे, एक ट्यूब ऐसे। इन ट्यूब्स को बोलते हैं क्या? फेलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं? फेलोपियन ट्यूब। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। फेलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट। ओविडक्ट भी बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, दोनों ही सेम ही है। ठीक है, ओविडक्ट या फिर फेलोपियन ट्यूब। अब देखो, फेलोपियन ट्यूब से यहां पर कुछ जुड़ा हुआ है, ये पता क्या है? ये है आपकी ओवरी। ये क्या है? ओवरी। और यही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ओवरी के अंदर है क्या? बोलो मेरे साथ, ओवरी के अंदर है, अरे बोलो यार, ओवरी के अंदर क्या है? ओवरी के अंदर है ओवम। ओवम क्या है? ओवम है आपका फीमेल गैमेट। क्या है? FG, फीमेल गैमेट। कहानी क्या है? अब कहानी देखना, अभी हमने स्ट्रक्चर समझ लिया, अभी हमने ये समझ लिया, ये ओवरी है, ये फेलोपियन ट्यूब है, ये वेजाइना है, ये यूट्रस है, बीच में लेयर है सर्विक्स। अब कहानी समझते हैं। देखो, जो मेल पे, एक मिनट, माइक में कोई इश्यू तो नहीं आया ना? एक मिनट, एक मिनट, वायर तो नहीं हटी? हाँ ठीक है, एकदम क्लियर। ठीक है, अब सुनो, अब पेनिस जो है वो यहां से आया, ठीक है, यहां पर आया वेजाइना में। अब यहां पर क्या हुआ? वो जो सीमेन था ना, यहां पर उसने सीमेन को रिलीज करा। देखते चलना, प्रोसेस समझेंगे। अब सीमेन जो है वो अंदर से गया 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 यहां पर। अब वो जो सीमेन है ना, वो सीमेन चला जाता है इस जगह पर, इस जगह पर। ठीक है, इस जगह पर या फिर इस जगह पर, दोनों सेम ही बात है। अब ये जो ओवरी है ना, ओवरी, ओवरी हर महीने पे एक नया ओव्यूल, जो हम ओवम बोल रहे हैं, इसको रिलीज करती है, जिसको हम एक्स भी बोलते हैं, है ना। आप ये मान लो कि हर महीने जो आपकी ओवरी है वो एक नए, क्या बोल रहे हैं हम, एक नए फीमेल गैमेट को रिलीज कर रही है। ठीक है, आप इतना समझ लो। अब देखो, स्पर्म सेल आया आया आया, यहां से घूमता फिरता घूमता फिरता घूमता फिरता यहां तक चला गया। अब यहां पर क्या हुआ? यहां पर क्या प्रेजेंट था? ओवम, है ना, ओवम। अब भाई स्पर्म सेल क्या है? मेल गैमेट, वहां पर क्या है? फीमेल गैमेट। दोनों मिल गए। अरे दोनों मिलते हैं क्या होता है?
फर्टिलाइजेशन। अब यहां पर फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है, जाइगोट। मैंने बताई थी कहानी सेम चलती है। अब जाइगोट बन गया। अब यहां पर क्या बन गया, जाइगोट। अब ये जो जाइगोट है ना, ये धीरे धीरे नीचे नीचे आता 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 फेलोपियन ट्यूब से नीचे आता है और यहां पर आके जाइगोट स्टोर हो जाता है इस जगह पर, इस जगह पर। कहां पर, यूट्रस के अंदर। अब ये जाइगोट धीरे 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 बड़ा होता जाता है, किसमें कन्वर्ट होता है, एम्ब्रियो के अंदर। एम्ब्रियो और बड़ा होता जाता है ना, एम्ब्रियो धीरे धीरे और बड़ा होता है ना। वो किसके अंदर कन्वर्ट होता है, फीटस के अंदर। फीटस क्या होता है आगे बात करते हैं। फिर फीटस किसमें होता है, फीटस एक बच्चे के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ह्यूमन जो बेबी होता है, ठीक है। तो एक्चुअली में कहानी ये है ना, आपको आपकी मम्मी बोलती होंगी कि मैंने आपको अपने पेट में रखा 9 महीने। वो पेट नहीं था, पेट में तो आपको याद है लाइफ प्रोसेस याद करो, क्या था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अरे वहां पर होते तो मर जाते, जिंदा कहां से होते तुम, है ना। तो एक्चुअली में तुम कहां थे, एक्चुअली में तुम रहे हो यूट्रस के अंदर, यहां पर। एक्चुअली में तुम 9 महीने कहां रहे, यूट्रस के अंदर। तुम आ नहीं रहे, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम यार पेट के अंदर थे। ना 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 ना, तुम यहां थे, ठीक है। वहां तो बहुत ज्यादा एसिडिक मीडियम होता है, वहां तो मर जाते। तो ये आपका पूरा का पूरा रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को एक एक करके पढ़ते हैं, सबके फंक्शनिंग, सबके काम हम पढ़ते हैं अब एक एक करके। चलिए आ जाओ। पहली चीज ओवरी। ओवरी के क्या काम है, ओवरी के बेटा 2 काम है, ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना। 1 मिनट माइक लगा लूं। ओवरी के क्या काम है, ओवरी के हैं 2 काम बेटा। पहला काम क्या है, पहला काम है प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमेट, मैंने आपको बता ही दिया। और दूसरा काम क्या है, याद करो, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के अंदर हमने 2 हार्मोन पढ़े थे, ऑस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन। याद आ रहा है, याद आ रहा है, किसको याद आ रहा है, सॉरी, प्रोजेस्टेरोन और ऑस्ट्रोजन याद आ रहा है। जो हार्मोन्स हैं वो भी कौन रिलीज करता है, ओवरी रिलीज करती है। याद आ गया, अरे बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं। अब एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। ध्यान से देखना, एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन क्या होता है, रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी। देखो मैंने आपको बताया हर मंथ ओवरी से एक नया ओवम रिलीज होता है और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन हर महीने में एक बार होता है, ठीक है। फीमेल्स के अंदर ओव्यूलेशन हर मंथ में एक बार होता है, जिसके अंदर क्या होता है, ओवरी से एक नया ओवम रिलीज हो रहा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है हमारा, अगला है हमारा फेलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट। ओविडक्ट का क्या काम है, जब आपका फर्टिलाइजेशन हुआ तो जो आपका जाइगोट बना, उस जाइगोट को फेलोपियन ट्यूब घुमाकर कहां पर लाती है, वापस यूट्रस के अंदर। तो फेलोपियन ट्यूब का मेन काम क्या है, ये एक फर्टिलाइजेशन का क्या देती है, एक चैनल देती है। क्योंकि एक्चुअली में फर्टिलाइजेशन हो कहां रहा है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही तो हो रहा है। ओवम कहां है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर। तो फर्टिलाइजेशन हो कहां रहा है, वो होता है आपका फेलोपियन ट्यूब के अंदर। अगला देखते हैं यूट्रस। यूट्रस क्या होता है, यूट्रस पे ही आपका जो एम्ब्रियो है, जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो बना, वो कहां पर स्टोर हो रहा है, अरे वो यहां पर ही तो स्टोर हो रहा है, इसी जगह पे तो हो रहा है, बोलो। हाँ, तो यूट्रस का क्या काम है, यूट्रस का काम है इंश्योर्स एंड सपोर्ट द क्रिएटिंग ऑफ चाइल्ड, मेन काम है इसका, ठीक है। यहीं पर ही बच्चे बनते हैं, है ना, क्रिएट होते हैं, तो इसी जगह पर होते हैं। तो यूट्रस एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह है। आई होप ये सारे के सारे चीजें आपको एकदम क्लियर हो गई होंगी। बाकी बचा हमारा सर्विक्स। सर्विक्स क्या होता है, एक मसल स्ट्रक्चर है जो कि किनको सेपरेट करता है, वजाइना और यूट्रस, इन दोनों के बीच में एक लेयर है जिसको हम बोलते हैं क्या, सर्विक्स। वजाइना आपको मैंने बता ही दिया, ठीक है। बोलो क्या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कोई भी दिक्कत आपको आ रही है क्या, बोलो कुछ समस्या आ रही है क्या, डायग्राम में कोई समस्या आ रही है क्या। अब इसकी फंक्शनिंग, फर्टिलाइजेशन हो कैसे रहा है, इस पूरे प्रोसेस को मैं आपको समझा चुका हूं। हुआ क्या, स्पर्म सेल आया कहां पर, वजाइना में। वजाइना से घूमता फिरता एक बार आपको वो दिखा देता हूं ताकि आपको अच्छी तरीके से विजुलाइज हो पाएगा। देखो घूमता फिरता कहां गया, ऊपर गया अंदर। अब कहां गया वो, अंदर चला गया फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब में क्या प्रेजेंट है, ओवम। अब स्पर्म सेल ओवम दोनों क्या कर गए, फर्टिलाइज करके। फर्टिलाइज से क्या बना, जाइगोट। अब वो जाइगोट जो बना है उसको पुश करते यहां पर, ये जो सेंटर है यहां पर लाकर अटैच कर देते हैं। अब धीरे धीरे वो जाइगोट एम्ब्रियो में बदलता है और वो बड़े एक बेबी के अंदर बदल जाता है। किस जगह पर, यहां पर आपके यूट्रस के अंदर, याद रखेंगे। क्लियर, ये है पूरा का पूरा प्रोसेस आपका फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग का, ठीक है। और इसमें एक डेफिनेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां पर स्टार मार्क कर लो क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं, इम्प्लांटेशन। बेटा इम्प्लांटेशन क्या होता है, डेफिनेशन देखो, अटैचमेंट ऑफ ग्रोइंग एम्ब्रियो टू द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। एंडोमेट्रियम अगर याद नहीं होता कोई दिक्कत नहीं है, काट दो और लिख दो लेयर ऑफ द यूट्रस। मतलब वो एम्ब्रियो, वो जाइगोट से जो एम्ब्रियो बना है ना, वो अटैच होता है कहां पर, आपके यूट्रस की वॉल्स पे। तो वो जो अटैचमेंट है ना, जो यूट्रस की वॉल पे अटैच हो रहा है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, इम्प्लांटेशन। अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन द वॉल्स ऑफ क्या, यूट्रस, उसको हम बोलते हैं
क्या? इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन याद रखेंगे, इम्प्लांटेशन की डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं। तो देखो ये एक आपके छोटे से बेबी की फॉर्मेशन यहां पर दिखा रखी है। आप देख सकते हो कि पहले फर्टिलाइज एग हुआ, फिर उसके बाद एग बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, फिर वो जाइगोट में बदला। अब देखो यहां पर आप एक प्रोसेस याद कर लो, पहले बनता है जाइगोट, फिर बनता है एम्ब्रियो। अब ह्यूमन के केस में एम्ब्रियो के बाद क्या बनता है? फीटस। क्या बनता है? क्या बनता है? यहां पर आप देख पा रहे हो कि फीटस, एम्ब्रियो के बाद बनता है यहां पर फीटस। ठीक है, ह्यूमन के केस में फीटस बनता है और फिर वो फीटस बड़ा होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है, फिर वो एक बेबी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, क्लियर? क्लियर? वही सेम साइकिल है, जाइगोट, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद यहां पर एक फीटस आ जाता है। बस इतना याद रखो, बस इतना याद रखो, बाकी कुछ याद नहीं करना। अरे बहुत सिंपल। अरे बोलो यार, क्या मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हम समझ गए हैं? क्या उसके साथ साथ हम जो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन का वो समझ गए हैं? अगर समझ गए हैं तो एक बार ओ और के ओके लिख दो चैट सेक्शन के अंदर फटाफट से, बताएं। चलिए, अब एक सवाल आया मेरे मन में, सवाल मेरे मन में यह आया कि भैया मान लिया वो जो एम्ब्रियो था, वो एम्ब्रियो कहां था? यूट्रस पे था। बट एक बात बताओ, वो एम्ब्रियो ग्रो कैसे हो रहा है? मतलब उसको न्यूट्रिशन कहां से मिल रहा है? न्यूट्रिशन कहां से मिल रहा है? ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया, डबल स्टार मार्क कर लेना। 2-3 बार पूछा गया बेटा, डबल स्टार मार्क कर लो। ठीक है, कहां से मिल रहा है न्यूट्रिशन? बताओ, फ्रॉम वेयर इट इज गेटिंग न्यूट्रिशन? बोल, क्या लगता है? इसके लिए एक कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट है प्लेसेंटा। कॉन्सेप्ट है प्लेसेंटा। देखो, प्लेसेंटा एक टिश्यू होता है, एक टिश्यू होता है। पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, आप समझ पाओगे। द एम्ब्रियो ग्रोस इनसाइड द मदर्स वॉर्म एंड गेट्स नरिशमेंट फ्रॉम मदर्स ब्लड थ्रू द टिश्यू कॉल्ड क्या? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एक प्रकार का क्या है? एक टिश्यू है। क्या है? एक टिश्यू। अब देखो, प्लेसेंटा जो होता है ना, उसके पास क्या होते हैं? विलाए होते हैं। विलाए याद करो, स्मॉल इंटेस्टाइन याद आ रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जैसे मान लो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, उनके अंदर ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होता था। याद आ रहा है? किस किस को याद आ रहा है बेटा? प्रोजेक्शन होते हैं जिनको हम विलाय बोलते थे, है ना? उसी प्रकार से सेम विलाय होते हैं प्लेसेंटा के अंदर। अब अगर आपने कभी बच्चे को देखा हो ना, जो छोटा बच्चा निकलता है पेट से, तो उसके ना जो नाभि होती है, वही वाली नाभि जिसमें कि राम भगवान ने तीर मारी थी रावण के, वो नाभि से ना एक कुछ टिश्यू टाइप का कुछ कनेक्टेड होता है। आपने देखा होगा कुछ ऐसा निकलता है बाहर, है ना? याद है? किस किसने देखा है वो? हाँ, तो एक्चुअली में पता है क्या है वो? साइंटिफिकली वो प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा क्या होता है ना, एक ऐसा टिश्यू होता है जिसके अंदर ना बहुत सारे विलाय होते हैं। अब मदर का जो ब्लड आता है ना, मान लो ऐसे ब्लड आ रहा है घूमते फिरते यहां पर, अब ये जो विलाय होते हैं ना, ये सारे के सारे ब्लड्स के जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, एनर्जी है, ग्लूकोज है, सब अब्सॉर्ब कर लेते हैं। और ये जो एम्ब्रियो है, जो फीटस है, उसको सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफर कर देते हैं। कौन? प्लेसेंटा। तो जो आप पूछ रहे हो ना कि न्यूट्रिशन कहां से आ रहा है, कहां से आ रहा है, वो आ रहा है प्लेसेंटा से बेटा। प्लेसेंटा क्या कर रहा है? प्लेसेंटा के पास है विलाय, और विलाय क्या कर रहा है? जितने भी ब्लड में से अब्जॉर्प्शन आ रहे हैं वो सब कुछ अब्सॉर्ब कर रहा है, और बेबी को, जो आपका फीटस है, उसको वो प्रोवाइड कर रहा है। तो जैसे आपकी मम्मी आपसे बोलती होंगी कि तुमने मेरा बहुत खून पिया है, तो एक्चुअली में तुमने पिया है जब तुम छोटे थे तुमने खून ही पिया है। किसकी मदद से? प्लेसेंटा की मदद से। तो प्लेसेंटा की मदद से तुम एक्चुअली में खून पीते थे। ठीक है, उसी से ही तुम्हें तुम्हारे न्यूट्रिएंट्स मिल पाए हैं। ठीक है, क्लियर? अरे क्लियर। ये था कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेसेंटा। बहुत बार ये सवाल पूछा गया है। आगे बढ़ जाते हैं। अब एक और सवाल, अब चिंटू लाल आता है और मुझसे पूछता है, भैया आप ऐसा कह रहे हो कि फीमेल के अंदर एक एग, मतलब जो ओवम आप बोल रहे हो, वो हर महीने रिलीज हो रहा है ना? अब अगर किसी महीने वो फर्टिलाइज नहीं होता, तो ऐसा भी तो कोई महीना हो सकता है जब स्पर्म सेल नहीं आया। अब मान लो स्पर्म सेल था आपका, ये है ना, स्पर्म सेल था, ये नहीं आया, ये नहीं आया, तो अब क्या होगा? अब ये जो मेरा जो एग है, ये जो मेरा ओवम है, इसके साथ क्या होगा? बोलो। तो इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है आपका मेंजुरेशन साइकिल। मेंजुरेशन साइकिल, जिनको हम पीरियड्स भी बोल रहे होते हैं। मेंजुरेशन साइकिल क्या होता है बेटा? देखो, ये एक ऐसी साइकिल है जो कि परफॉर्म होती है जब आपके, मतलब जब पुबर्टी की एज हिट होती है ना, जैसे लड़कियों के अंदर 11-12 साल होती है, उस समय से ये मेंजुरेशन साइकिल शुरू हो जाती है। ठीक है, तो बेसिकली मेंजुरेशन साइकिल में हो क्या रहा है ना, हम साइंटिफिकली समझते हैं। एक एग था, एग तो हर महीने रिलीज हो रहा है, अब एग बन गया, अब उस एग को स्पर्म सेल नहीं मिला। उस डायग्राम से समझते हैं, आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाओगे, फिर आपको डेफिनेशंस तो दिखाई दूंगा। मेन काम है कॉन्सेप्ट को समझना। देखो, अब ध्यान समझना, ये एग था, इसने यहां पर ओवरी ने एग को रिलीज कर दिया, है ना? ओवरी ने एक एग को हमारे रिलीज कर दिया। अब क्या हुआ? ये एग आ गया। अब जब एग को रिलीज करा ना, तो जो यूट्रस था ना, यूट्रस, ये जो आप यूट्रस देख रहे हो,
इसके पास सिग्नल गए कि भैया एग रिलीज हो गया, एग रिलीज हो गया है ना। जैसे मोहल्ले के अंदर डंडोरा पड़ जाता है, भाई एग रिलीज हो गया, एग रिलीज हो गया, तो जल्दी से यूट्रस प्रिपेयर होना शुरू हो जा, क्योंकि यूट्रस को तो ये पता है ना कि जब भी एग रिलीज होता है तो फर्टिलाइजेशन होगा। अब जब फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या होगा, तो भैया जो एग जो रिलीज होता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो यहां पर क्या होगा, जो जाइगोट है वो आएगा और यहां पर बड़ा होने लगेगा। तो यूट्रस तैयारी कर लेता है, जैसे कल तुम्हारा एग्जाम है, तुम क्या करोगे, पढ़ाई करके तैयारी कर रहे हो, वैसे यूट्रस भी तैयारी करना शुरू कर देता है कि यार वो फर्टिलाइजेशन होगा और क्या होगा, वो जाइगोट आएगा, जाइगोट को बड़ा करना है एम्ब्रियो के अंदर, एम्ब्रियो को बड़ा करना है फीटस के अंदर, मेरे पास बहुत सारा काम है। तो वो क्या करता है, वो यहां पर एक ब्लड लाइनिंग बना लेता है, खुद के ऊपर एक ब्लड लाइनिंग बना लेता है, ठीक है। बट इमेजिन करो तुम एग्जाम के लिए पढ़ के गए, कल एग्जाम ही नहीं हुआ। सिमिलरली यूट्रस के साथ हुआ। अब यूट्रस कह रहा है यार यार मैंने तो पूरी तैयारी कर ली, और अब तुम कह रहे हो कि स्पर्म सेल आया ही नहीं, फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं। तो क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो 1-2 दिन बाद, अराउंड 2 से 3 दिन बाद, ये जो लेयर्स हैं, जो ब्लड लाइनिंग्स हैं, ये यहां से टूट के नीचे बिखरने लगती हैं, ये यहां से टूट के नीचे की तरफ बिखरने लगती हैं। ब्लड जो है पूरा का पूरा, ये जो लाइनिंग बनी थी, ये पूरी की पूरी लाइनिंग नीचे बिखरने लगती है। और इसी प्रोसेस को हम बोल रहे होते हैं क्या, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जो कि हर महीने में होता है। अब इसकी पूरी की पूरी थ्योरी पढ़ लेते हैं फटाफट से। कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया, ये रही। पढ़ो भाई फटाफट मेरे साथ, पढ़ेंगे मेरे साथ, जल्दी से पढ़ेंगे। Since the ovary releases one egg every month, the uterus also prepares itself every month to receive fertilized egg. भाई यूट्रस तो पूरी तैयारी कर रहा है ना, यूट्रस तो तैयारी कर रहा है, बट यूट्रस को पता चलता है कि स्पर्म सेल आए नहीं। तो क्या होता है, तो लाइनिंग जो होती है वो ब्रेक करने लगती है, जो ब्लड लाइनिंग है वो धीरे धीरे ब्रेक करने लगती है, एंड इट कम्स आउट थ्रू वेजाइना एंड ब्लड एंड म्यूकस, मतलब वेजाइना के थ्रू जो ब्लड वगैरह है वो पूरा का पूरा बाहर निकल जाता है। और यही आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। बोलो कितना सिंपल है, कहानी के मात्रा से हमने समझ लेते हैं यार, है ना। तुम इतना मुश्किल बना के रखते हो, मैं कह रहा हूं सिंपल है। तुमने अगर वो डायग्राम समझा, सारा काम ना विजुअलाइजेशन से होता है बेटा। अगर तुम विजुअलाइज कर पा रहे हो चीजों को तो तुम बहुत आसानी से पढ़ लोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये एक टेबल के अंदर मैंने आपका पूरा का पूरा आपको समझा रखा है, इस टेबल को एक बार पढ़ लेना। जैसे कि देखो, फीमेल ओवरी है, उसने एग को प्रोड्यूस कर दिया। अब क्या हुआ, यूट्रस वॉल थिक हो गई। अब दो कंडीशन है, या तो स्पर्म सेल आएगा या तो भैया नहीं आएगा। अगर आ गया तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, फिर तो हमारा पूरा प्रोसेस हो गया। बट अगर नहीं आया तो क्या हुआ, नहीं आता तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, बहुत सिंपल, बहुत आसान। अरे बोलो यार, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब यहां पर देखो दो चीजें होती हैं, दो कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सिंपल है। एक होता है मेनोपॉज और एक होता है मेनार्क। एक होता है मेनोपॉज, एक होता है मेनार्क। वो समय, वो एज, पर्टिकुलरली वो एज जहां पर ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है ना, ये रुक जाती है। मतलब वो जो ओवरी है ना, वो एक एग या फिर ओवम को प्रोड्यूस करना बंद कर देती है। उस एज को हम बोलते हैं मेनोपॉज। उस कंडीशन को हम बोलते हैं मेनोपॉज। मेजरली 50 इयर्स के प्लस ये हो जाता है। उसके अलावा वो एज जहां पर आपकी जो ओवरी है वो ओवम को रिलीज करना शुरू कर देती है, उस एज को हम बोलते हैं मेनार्क। क्या बोलते हैं, मेनार्क। ये अराउंड 11 से 12 साल होती है। ठीक है, मेनार्क क्या होता है, मेनोपॉज क्या होता है, वो वाली एज जहां पर जो आपका नया एग प्रोड्यूस होता है हर महीने, वो बंद हो चुका है और यहां से एग प्रोड्यूस होना शुरू हुआ है। क्लियर, मेनोपॉज, मेनार्क अगर पूछ लिया जाए, डेफिनेशन पता होनी चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं अच्छे तो हार्मोन्स के बारे में। ये सारे मेंस्ट्रुएशनल हार्मोन्स हमने पहले ही पढ़ रखे हैं। पिट्यूटरी, थायराइड, ये आपके रिप्रोडक्शन के अंदर नहीं है, इसको ऐसे कट कर देना बेटा। ये गलती से इस स्लाइड के अंदर ऐड हो गया होगा, ये यहां पर नहीं है। ये हमने पढ़ रखे हैं कहां पर, याद करो, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के अंदर। पूरी कहानी पढ़ ली थी यार, है। बोलो। अब एक डिफरेंस देख लेते हैं जाइगोट एंड फीटस के अंदर। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जाइगोट क्या, फीटस क्या, जाइगोट क्या, फीटस क्या। मैं क्या बोल रहा हूं, कंफ्यूज मत हो। एक टेबल बताइए मैंने, क्या फर्टिलाइजेशन हुआ, क्या बनेगा, पहले जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से फीटस बनता है। बस उस टेबल को याद रखनी है, ठीक है, बस उस टेबल को याद करनी है। देखो, इट इज अ फर्टिलाइज्ड एग फॉर्म आफ्टर फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद द एग। ये तो फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद बन जाता है। जाइगोट तो जस्ट बाद बन गया ना, बट जो फीटस है ना बेटा, वो कब बनता है, एम्ब्रियो जब धीरे धीरे ग्रो करने लगता है तो वो किसमें कन्वर्ट होता है, वो कन्वर्ट होता है फीटस के अंदर। यहां पर लिखा भी हुआ है, ठीक है। जो फीटस है, मतलब एम्ब्रियो जो है, वो धीरे धीरे फीटस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट होता है। टेबल याद रखना, कहीं पे भी डिफरेंस पूछ ले तो आपको टेबल याद होनी चाहिए। जाइगोट, एम्ब्रियो और ये आपका फीटस, ऐसे जाइगोट, एम्ब्रियो, फीटस, जाइगोट, एम्ब्रियो, फीटस। कंफ्यूज नहीं होना है,
सिंपल साइकिल है यार, सिंपल साइकिल है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक हमारा और सबसे सिंपल टॉपिक जिसमें से सवाल बहुत कम आता है आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, हमने तो पढ़ रखा है, हम तो पढ़ाते ही हैं, सब कुछ पढ़ाएंगे यार, है ना, है ना। जितना हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो तो हमने पढ़ा दिया। अब एक लास्ट टॉपिक बचता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। देखो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, पहला सवाल, दो रीजन है। पहला रीजन क्या है, पहला रीजन है पॉपुलेशन का कंट्रोल और दूसरा रीजन है एसटीडीज। सुनना, देखो आपको पता है इंडिया आज के नंबर पे दूसरे नंबर पे चाइना के बाद पॉपुलेशन पे चल रहा है ना, तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अगर ऐसी पॉपुलेशन चलती रही तो होगा क्या ना कि हमारी पृथ्वी के ऊपर रिसोर्सेज तो बहुत कम है ना, प्लांट्स कम है, वाटर कम है। अगर ऐसी पॉपुलेशन बढ़ती रही तो क्या होगा कि रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे और एक दिन आप और मैं निपट जाएंगे कैसे, क्योंकि जब कुछ खाने को ही नहीं मिलेगा, कुछ पीने को ही नहीं मिलेगा, जिंदा कैसे रहेंगे। तो पहली चीज पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए हमें यह पढ़ना है। दूसरी चीज, कुछ डिसीजेज होते हैं जो कि क्या होते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिट करते हैं, जिनको हम बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज, एसटीडीज। क्या बोलते हैं, एसटीडी। जहां पर मैं एसटीडी बोल रहा हूं कंफ्यूज नहीं होना है, एसटीडी जहां पर भी मैं बोल रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में उसका नाम है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। देखो कुछ डिसीजेज होते हैं, आपको पहले मैं डिसीजेज दिखा देता हूं। देखो कुछ ऐसे डिसीजेस जो कि वायरल के थ्रू फैलते हैं, वायरल इंफेक्शन है मतलब, और कुछ ऐसे हैं जो कि बैक्टीरियल इंफेक्शन है। बट ये चारों डिसीजेस कैसे फैलते हैं, सेक्सुअली कांटेक्ट में आने के थ्रू फैलते हैं। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है एड्स, ठीक है, एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। फुल फॉर्म याद रखो ना रखो, बस नाम याद रख लेना कि वायरल इंफेक्शन के अंदर जो एसटीडी होता है वो है एड्स, और उसके अलावा एक और होता है क्या, वॉट्स। क्या होता है, वॉट्स। अब ये जो पूरी की पूरी इसकी थ्योरी लिखी है ना बेटा, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपको बस नाम याद रखना है, ठीक है। वायरल में जो इंफेक्शन हो सकता है वो है एड्स और वॉट्स, और बैक्टीरिया के अंदर जो हो सकता है वो क्या है, वो है गोनोरिया और साइफिल्स। गोनोरिया और साइफिल्स, गोनोरिया और साइफिल्स, बस हम नाम याद रखो, उतना बहुत, ठीक है। वायरल के अंदर समझ गए, एड्स और आपका वॉट्स और क्या है, गोनोरिया और साइफिल्स। बताओ कोई समस्या, कोई दिक्कत, ठीक है। तो इस वजह से हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिसीजेज हैं जो कि फैल सकते हैं, और एड्स तो एक ऐसा डिसीज है जिसका कोई क्योर भी नहीं है, किसी की मेडिसिन भी नहीं है ना। तो कुछ ऐसे भी डिसीज हैं। चलिए चलिए भाई वापस से आते हैं पीछे, कहां पर हम बात कर रहे थे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। अब जो आपके सिलेबस में है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में वो है क्या, कॉन्ट्रासेप्शंस। क्या है बेटा, कॉन्ट्रासेप्शंस। अब कॉन्ट्रासेप्शंस क्या है, देखो इमेजिन करो हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल से रोकना है, मतलब पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, ठीक है। हमें जो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, इसको हमें रोकना है, तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, पॉपुलेशन को रोकने के लिए हमें फर्टिलाइजेशन को रोकना पड़ेगा। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, फर्टिलाइजेशन जब होता है जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट से मिलता है, यही होता है, यही होता है। हमें बस इसको रोकना है, हमें बस इस प्रोसेस को रोकना है कि मेल और फीमेल गैमेट ना रुके, है ना। और उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, कॉन्ट्रासेप्शंस। मेथड्स और द टेक्निक्स अडॉप्टेड टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी एज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। मतलब हम मेल और फीमेल गैमेट को मिलने से रोक रहे हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं कॉन्ट्रासेप्शंस। अब इसके चार मेथड आपके सिलेबस के अंदर है। इनमें से अगर सवाल बहुत आसान है, वैसे एक बार में आप समझ जाओगे, ज्यादा मुश्किल नहीं है, कभी कभार सवाल पूछ लिया जाता है, एक बार देख लो। चार मेथड कॉन्ट्रासेप्शन के, पहला है मैकेनिकल, दूसरा है बेटा क्या, दूसरा है हमारा केमिकल, तीसरा क्या है हमारा आईयूसीडी, और चौथा क्या है हमारा, चौथा है हमारा सर्जिकल, ठीक है। ये चार मेथड है हमारे, एक एक करके इसको पढ़ लेंगे, बहुत सिंपल है। आओ यार, पहला मेथड है हमारा मैकेनिकल, या फिर हम इसको बोलते हैं बैरियर मेथड। आप एक एग्जांपल से बताओ मुझे, एग्जांपल से बताओ, है ना। इमेजिन करो, इमेजिन करो, इमेजिन करो, ये तुम मान लो एक ग्लास है नीचे, है ना, तुम्हें इस ग्लास में पानी भरना है, और तुमने जो पानी है वो एक थैली के अंदर पकड़ रखा है, एक पॉलिथीन के अंदर पकड़ रखा है, ठीक है, और उस पॉलिथीन में कोई छेद नहीं है, तो क्या पानी नीचे आएगा, क्या वो ग्लास के अंदर भरेगा, नहीं भरेगा, है ना। क्यों, क्योंकि हमने उस पानी को एक बैरियर की मदद से, ये क्या है, ये एक बैरियर है, ये क्या है, यह एक बैरियर, हमने उसको एक बैरियर की मदद से रोक दिया, है ना। और यही हमारा पहला मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं मैकेनिकल या फिर बैरियर मेथड। हम जो हमारा स्पर्म सेल है ना उसको जाने से रोक देंगे, हम उसको पहले ही रोक देंगे, फर्टिलाइजेशन करने से रोक देंगे। इसके कौन से दो मेथड्स होते हैं, एक होता है कॉन्डम्स, जो कि होता है मेल और फीमेल दोनों में आते हैं, तो ये इसका कुछ एक एग्जांपल है ना। इनका मेन काम क्या होता है, प्रिवेंट मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम, स्पर्म सेल और ओवम को मीटिंग से रोकते हैं, उसको हम बोल रहे होते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल मेथड्स। एक बहुत अच्छी चीज है कि जो मैकेनिकल मेथड है ना, बैरियर मेथड, ये एसटीडी से भी प्रिवेंट करते हैं। एसटीडी क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, बता रखा है, उससे भी प्रिवेंट करते हैं। हाँ,
ये जो होते हैं ना, ये एसटीडीज जो डिसीजेज हैं उनको फैलने से भी प्रिवेंट करते हैं बैरियर मेथड, तो इसलिए इनको वन ऑफ द बेस्ट मेथड बताया जाता है। आगे देखते हैं, ये हो गया आपका बैरियर। अगला है आपका केमिकल मेथड। अब केमिकल मेथड के अंदर क्या आता है, कुछ पिल्स आती हैं, ठीक है, कुछ पिल्स आती है ना, कुछ अलग अलग टाइप की पिल्स होती हैं। उनका क्या काम होता है, दो काम ध्यान से देखना। These includes oral pills and vaginal pills. These pills contain certain hormones which works in the following way. कुछ hormones होते हैं जो कि कुछ काम करते हैं। अब hormones के दो काम है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना। दो काम सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रिवेंट प्रोडक्शन ऑफ ओवम। कुछ ऐसी पिल्स होती हैं जिनको खाने से कुछ हार्मोन सेक्रेट होते हैं। अब हार्मोन से क्या होता है, जो ओवम है ना, वो ओवम ही रिलीज होना बंद हो जाता है, ओवम ही नहीं बनता। ओवम नहीं बनेगा तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, अरे बोलो हाँ है ना, ठीक है। चलो अगला क्या है, किल स्पर्म सेल। कुछ ऐसी भी होती हैं जो कि स्पर्म सेल को ढूंढ ढूंढ के मार देते हैं, है ना, कुछ ऐसी भी पिल्स होती हैं। उसके अलावा क्या होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो कि इम्प्लांटेशन से प्रिवेंट करती हैं, है ना। ये वैसे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, ठीक है। अब एक चीज याद रखना, ये जो केमिकल मेथड है इसके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है। इस चीज को आपको याद रखना पड़ेगा, इनके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, इस वजह से इनको ज्यादा प्रेफर नहीं किया जाता यूज करने के लिए। और उसके साथ साथ ये एसटीडी से भी प्रिवेंट नहीं करते, ये उससे भी प्रिवेंट नहीं करते, तो इस वजह से इन्हें प्रेफर नहीं किया जाता, ठीक है। ये कर क्या रहे हैं, तीन काम। ये कुछ हार्मोन्स को सेक्रेट कर रहे हैं जो कि स्पर्म सेल को मार रहे हैं, ओवम जो आपका ओवम रिलीज होता है उसको रिलीज करने से रोक रहे हैं, और तीसरा क्या है, इंप्लांटेशन से प्रिवेंट कर रहे हैं। इंप्लांटेशन क्या होता था, याद करो, याद करो, अभी बताया कि जो आपका जाइगोट होता था, एम्ब्रियो होता था, वो वॉल्स पे, यूट्रस की वॉल पे चिपक जाता था, उसको हम इंप्लांटेशन बोलते हैं, ठीक है। तीसरा प्रोसेस पढ़ते हैं, सर्जिकल मेथड्स। अब दो मेथड होते हैं सर्जिकल के अंदर, एक मेल का एक फीमेल का। मेल का हम बोलते हैं वेसेक्टोमी, एक फीमेल का होता है ट्यूबेक्टोमी। अब जहां से आपका सवाल बन सकता है ना अगर इस पोर्शन में से, तो बेटा यही है, तो बेटा यही है ना। देखो मैं मानता हूं यार ये वाला चैप्टर थोड़ा बोरिंग है ना, बच्चों को काफी बार तो नींद आने लगती है, बट देखो बोरिंग है तो है, और पढ़ना तो बेटा पड़ता है ना, कुछ कर नहीं सकते, एग्जाम देना है तो पढ़ना पड़ेगा। और बस आप इतना समझो यार, जब हम यहाँ पर दो घंटे होने वाले हैं, खड़े होके पढ़ा रहा हूँ इस टेम्परेचर के अंदर, तुम्हारा थोड़ा बहुत कर्तव्य बनता है कि तुम कहीं ना कहीं सीरियस रहो, है ना। क्योंकि मैं मजाक से भी पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, है ना, जितना हंसा हंसा के तुम्हें पढ़ा पाऊँ उतनी कोशिश करता हूँ। तो प्लीज अपने भविष्य के लिए थोड़ा बहुत सीरियस हो जाओ, क्योंकि अगर तुम आज सीरियस नहीं हुए तो यार देखो जिंदगी में कभी ना कभी तो सीरियस होना पड़ता है, या तो आज हो जाओगे या तो कभी और होना पड़ेगा, है ना। या तो आज मेहनत करोगे तो कल करोगे, या परसों करोगे, या तो कॉलेज में जाके करोगे, या तो जॉब के लिए करोगे, कभी ना कभी तो करना पड़ता है। एक फेज आता है जिसमें रगड़ना पड़ता है, या तो फेज तुम्हारा आज है, अगर तुम आज मेहनत कर ले तो आज मेहनत मत करो, वो फेज बाद में आएगा जब तुम नौकरी ढूंढने लगोगे, उस समय पर आएगा, ठीक है। डिपेंड तुम पे करता है। आ जाओ, ये सर्जिकल मेथड इंपॉर्टेंट है, इसमें से आते हैं क्वेश्चन। एक होता है वेसेक्टोमी। अब वेसेक्टोमी होता है मेल के लिए, ट्यूबेक्टोमी होता है फीमेल के लिए। कर क्या रहे हैं, इस डायग्राम की मदद से समझना, डायग्राम बना के नहीं आना है, याद नहीं करना है, बस आपको डायग्राम की मदद से समझा रहा हूं। देखो याद करो, याद करो, हमारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर ये वास डेफरेन होता था, ट्यूब, याद आ रहा है, याद आ रहा है, वास डेफरेन, कुछ याद आ रहा है, वास डेफरेन, हाँ। अब वेसेक्टोमी के अंदर हम क्या करते हैं कि जो वास है ना, वास, ये जो वास डिफरेंस है, इसको हम काटते हैं और इसको हम क्लोज कर देते हैं, इसको हम काटते हैं, इसको हम काटते हैं, और हम क्या करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। अब क्या होता है, अब यहां से जब आपका स्पर्म सेल जाएगा तो क्या वो आगे बढ़ पाएगा, नहीं, क्योंकि ये तो यहां से काट रखा है। तो जब वो आगे नहीं बढ़ पाएगा तो स्पर्म सेल ही नहीं जाएगा ना। तो ये प्रोसेस होता है मेल के अंदर, सर्जिकल मेथड है ना, जो सर्जन होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। करते क्या है, वास डिफरेंस को काटते हैं और टाई कर देते हैं। सिमिलरली फीमेल के अंदर क्या होता है, ट्यूबेक्टोमी के अंदर ये जो फेलोपियन ट्यूब थी ना, फेलोपियन ट्यूब, याद आ गई, फेलोपियन ट्यूब, इसको काटते हैं और इसको बांध देते हैं। देखो काटा और बांध दिया। अब क्या हुआ, अगर काट दिया बांध दिया तो क्या हमारा स्पर्म सेल यहां से इधर जाएगा, तो क्या वो अंदर की तरफ जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, क्योंकि यहां से तो कट लगा हुआ है, देखो यहां से तो बांध रखा है, तो अंदर ही नहीं जा पाएगा, तो क्या फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा ना। तो ये क्या होता है, ट्यूबेक्टोमी, वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी सर्जिकल मेथड है मेल के लिए, ट्यूबेक्टोमी है फीमेल के लिए। ट्यूबेक्टोमी में क्या कर रहे हैं, फेलोपियन ट्यूब को काट रहे हैं, और वेसेक्टोमी में क्या कर रहे हैं, वास डिफरेंस को काट रहे हैं। बेटा नाम याद रखने हैं। चलिए अगला बढ़ते हैं, अगला है हमारा लास्ट मेथड, IUCD। IUCD फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म है, ध्यान से सुनना, इंट्रा यूट्रीन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं ना, और जैसे कि इसका एक एग्जांपल है कॉपर टी, है ना, एक एग्जांपल होता है, एग्जांपल दे रहा हूं जस्ट, कॉपर टी। तो ये कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन से प्रिवेंट करते हैं, है ना। और कैसे प्रिवेंट करते हैं, जैसे कि हम कॉपर टी का एग्जांपल देखते हैं, है ना। देखो ये जो डिवाइस होता है ये सर्जन्स की मदद से यहां पर फिट कर दिया जाता है, देखना ध्यान से देखना बेटा,
है ना। ये डायग्राम बना के नहीं आने, कोई नहीं पूछता, मैं आपको समझाने के लिए, क्योंकि देखो मैं विजुलाइज कराने में भरोसा रखता हूं। अब जब तक विजुलाइज नहीं कर पाओगे ना, आप आईयूसीडी के डेफिनेशन याद कर लोगे, उससे क्या फायदा, आपको समझ तो आना चाहिए कि आईयूसीडी है क्या। ठीक है, तो देखो ये कॉपर टी है, अब एक कॉपर टी को ऐसे इंस्टॉल कर दिया, ऐसा है कॉपर टी। अब ये कॉपर टी क्या करता है ना, ये यहां पे ब्लॉकेज बना देता है। अब अगर कोई स्पर्म सेल आएगा भी, तो स्पर्म सेल यहां पर आकर रुक जाएगा, क्या वो अंदर जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। क्यों, क्योंकि आईयूसीडी ने क्या करा, कॉपर टी ने क्या करा, उसे यहीं पर ही रोक दिया, यहीं पर ही रोक दिया, है ना। तो ये क्या कर रही है, ये एक तरीके से फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये भी डॉक्टर्स और सर्जन्स के थ्रू ही करवाते हैं लोग, और इसको बोलते हैं आईयूसीडी, इंट्रायूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। बताओ, 4 मेथड पढ़ लिए, बैरियर पढ़ा, बैरियर बहुत सिंपल था, केमिकल पढ़ा जिसमें कुछ पिल्स वगैरह हार्मोन्स वगैरह चेंज करते हैं, तीसरा इंपॉर्टेंट था वेसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी, तीसरा है आईयूसीडी। अब बता, मतलब चौथा है आईयूसीडी। अब बताओ, क्या यहां तक कोई भी समस्या किसी को भी आई है तो बता दो, जल्दी बता दो, यहां तक कोई भी समस्या किसी को आई है, बताओ बताओ, कोई समस्या। हाँ बेटा, यहीं तक ही था तुम्हारा चैप्टर, है ना, और हमने चैप्टर को समाप्त कर दिया है, कांग्रेचुलेशन। अब कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हम देख लेते हैं, है ना। वैसे बीच बीच में देखो मैं सारे इंपॉर्टेंट सवाल कराते हुए चलता हूं। अब आपको क्या करना है ना यार, आप थोड़े बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लोगे ना इस लेक्चर के बाद, तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया फ्लावर का, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं जो कि पूछे जा सकते हैं जब हम स्टार्ट कर रहे थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। ठीक है, तो उसके अंदर जो हमने फिजन पढ़ा, बाइनरी मल्टीपल, उनके बीच का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, दिखा देता हूं, कहां गया बाइनरी और मल्टीपल फ्यूजन का जो आपका, चलो मैं ऐसे ही बता देता हूं, ना बहुत टाइम लग जाएगा, है ना, ज्यादा टाइम है नहीं हमारे पास। बाइनरी मल्टीपल फ्यूजन डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये सारे सवाल नोट करते चलो। इंपॉर्टेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन 5 पॉइंट याद करके जाने हैं। अगला देखो, अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक याद करो, टिश्यू कल्चर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, टिश्यू कल्चर मत याद करना। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट करो ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग कैसे करते हैं, ग्राफ्टिंग का प्रोसेस क्या है, ग्राफ्टिंग याद रखनी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। क्वेश्चंस 3 क्वेश्चन बता दिए सेक्सुअल में। अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर के अंदर। फ्लावर के अंदर पूरे फ्लावर का स्ट्रक्चर लेबलिंग करना पूरा आना चाहिए, है ना। ड्रॉ फ्लावर, उसको लेबल करो। ठीक है, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सब कुछ, स्टेमन पिस्टल जो दोनों बताए वो भी आपको याद रहने चाहिए। ठीक है, कि स्टेमन कौन सा है, पिस्टल कौन सा है। कभी कभार पता क्या होता है, लेबल करने का आ जाता है, बोल देते हैं ए पार्ट है ये। जैसे कि फ्लावर का देखो, जैसे इमेजिन करो ये आपको फ्लावर दिखा दिया, कहां गया भैया, ये इमेजिन करो आपको फ्लावर दिखा दिया, है ना। अब ये फ्लावर में ना आपको लेबल करने के लिए पूछ लेंगे कि मान लो यहां पर पेटल नहीं दे रखा है ना, मान लो यहां पर पेटल को काट दो और यहां पर दिख रखा है ऑप्शन ए, मतलब ए मार्क कर रखा है, और पूछेंगे जो ए पार्ट है ये क्या है, और आपको 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं। फिर आपके पास ऑप्शन में होगा सेपल, पेटल वगैरह वगैरह, तो आपको पता होना चाहिए वो क्या है, वो आपका सेपल है। ठीक है, मतलब पेटल है। ऐसे आपके डायग्राम बेस्ड सवाल इधर से बहुत बार आते हैं। उसके अलावा अगला प्रोसेस, इसका पूरा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, वो आपको याद होना चाहिए कि पोलन ग्रेन जाता है, क्या ट्यूब बनाता है, ये वाला पूरा डायग्राम इंपॉर्टेंट है, आपको बता दिया। उसके अलावा पॉलिनेशन क्या होता है, 2 टाइप्स के पॉलिनेशन क्या होते हैं, उनका डिफरेंस क्या होता है, वो आपको याद होना चाहिए। ये अगला सवाल है, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल वगैरह, ये सब। ठीक है, यहां तक क्लियर। उसके अलावा पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद या फिर एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है कि जो सीड है वो किससे बना है, वो ओव्यूल से बना है, याद रखेंगे। अब आ जाते हैं हम ह्यूमन के ऊपर। ह्यूमन के ऊपर जो इंपॉर्टेंट है, वो पहला आपका जो सवाल है वो दोनों डायग्राम ही है, डायग्राम की लेबलिंग है, वो तो आपको पता ही है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो कि आ सकता है वो फीमेल में से आ सकता है कि अगर, जैसे मैंने आपका ये सवाल आपको दिया भी था कि पहला तो पुबर्टी क्या होती है, दूसरा कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या, तो उसमें आपको पूरी मेंस्ट्रुएशन साइकिल समझा कर आनी है। आपको यहां पर नोट्स में मिल भी जाएगा, है ना। इफ पुबर्टी, मतलब पुबर्टी बोल रहा हूं, इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट हैपन देन व्हाट, क्या होगा उसके बाद, ये पूरी की पूरी साइकिल आपको बता रखी है ना, होता क्या है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल पूरा का पूरा बता रखा है। ठीक है, वहां से मेजरली सवाल वहीं से ही उठ के आता है, हर बार मैं देखता हूं इतने सालों से वही सवाल उठ के आ रहा है। तो ये कुछ 5-7 इंपॉर्टेंट सवाल आपको बता दिए, इन सवाल की प्रैक्टिस करना, साथ साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो लगा ही लेना। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पर सारी चीजें आपको मैं बताता रहता हूं, इंपॉर्टेंट चीजें बताता रहता हूं, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए। लास्ट जो आपका कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है, उसमें वो जो सर्जिकल मेथड है, वेसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी, वो याद करना। ठीक है, उस पर भी सवाल आ सकता है। बाकी पूरा चैप्टर करा दिया एकदम डिटेल में। अगर पसंद आया है तो शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और बस एक लाइन बोलता हूं, लाइन क्या है कि बार बार बोल रहा हूं, एग्जाम पास आ चुके हैं, और याद रखना उन रिश्तेदारों के घर एक डब्बा मिठाई एक्स्ट्रा भिजवानी है जो कि आपको बोल रहे हैं कि भाई इससे तो नहीं हो पाएगा, है ना। उन सबके घर पे एक डब्बा मिठाई एक्स्ट्रा भिजवानी है। अगर आपने
यहां तक इस वीडियो को देखा है, इसका मतलब है कि आप लास्ट तक पहुंचे हो और आप कमेंट छोड़ने वाले हो साइंस फोड़ेंगे। क्या कमेंट? साइंस फोड़ेंगे। चलिए, ऑन दिस नोट, टेक केयर एवरीवन। मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं अब अगले लेक्चर के अंदर। वैसे पूरी साइंस हो चुकी है, प्लेलिस्ट पे जाकर पूरी साइंस देख लेना। टेक केयर, बाय।